बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये ना, हिस्ट्री में बहुत बार यूज होगा अगर किसी का इसमें तो। जैसे राजा के पास पावर होती है और फिर उसके बीच में पावर होती है। जैसे मतलब एक जैसे पैरामीटर होता है, जैसे पिरामिड हो गया, राजा के पास पावर होगी। क्या? हाँ, याद आया देते। आपके बात हो गया, आगे तो राजा की बात होगी, उसके फिर नीचे के जो मंत्री है उनकी पावर होगी, कैसे कि अपना आपकी पावर समझने लगता है। हाँ राइट राइट, ये फील्डिज्म है। बिल्कुल, नीचे फिर आम पीपल हो गए, लोग हो गए, ये फील्डिज्म है, यही इसमें दिखाता है फील्डिज्म। देखो जब कुछ स्ट्रॉन्ग राजा आएगा ना गद्दी के ऊपर, जब कुछ स्ट्रॉन्ग राजा आ गया तो वो सारे नीचे को कंट्रोल कर लेता है। तो अगर ऊपर कमजोर राजा है ना, तो वो सारी फील्ड अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग राज्य घोषित कर देंगे, सब फील्ड अलग हो जाएंगी। एक स्ट्रॉन्ग राजा इन सबको इकट्ठा कर लेगा, इनको अपना गुलाम बना लेगा, और एक कमजोर राजा से ये सब अलग होकर अलग अलग राज्य बना लेगा अपना। तो फील्ड में पिरामिड है, स्ट्रक्चर है एक तरह से, देखो इसका ना काम करना है। जैसे कॉपी है ना आपकी, जो आप कॉपी यूज कर रहे हो लिखने के, नोट्स बनाने के लिए, उसके ना पीछे एक पेज लगा लो लास्ट में, उसमें लिख दो डाउट सेक्शन। क्लास में जाना, वो उसमें डाउट सेक्शन में लिख दिया करो, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उस पर डिस्कस कर लिया करो, ठीक है। कॉपी के पीछे डाउट सेक्शन का एक कॉलम लगा दो, ये डाउट का है, मेरे को इसमें नेम में डाउट है इसमें, तो भी चीज़ है ना वो उसमें लिख लो। कल वाला बजट बजट कर लिया था जीत, कल वाला बजट। हाँ, से मैंने नहीं करा था, पूरा नहीं कर पाया था, मैंने करा था। एक मिनट में अपनी कॉपी खोल। अजीत वो हिस्ट्री क्वेश्चन थे ना, मैं बताता हूँ हिस्ट्री क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, क्या क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के, और पहला चैप्टर लिख लो हिस्ट्री का। मैं स्पेक्ट्रम बुक भेजिए, उसी में सारे लिखेंगे अपन। और अभी जो वो चीज़ बताई थी जो स्टार्टिंग में, क्या क्या नाम चीज़ है? था? अभी जो हिस्ट्री पूछ रही थी ना, क्या नाम था सर? स्पेक्ट्रम थी बुक वो। अभी जो हिस्ट्री को पूछ रही थी डाउट अच्छा, खलीफा बड़ा। लिखा है। खलीफा को इंग्लिश में बोलते कैलिफेट। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद है ना, 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसकी मौत हुई थी 632 ईस्वी में। मरने के बाद है ना, जैसे इसने लगभग मुस्लिम का एक बेस बना दिया था, मुस्लिम समाज का। इसके मरने के बाद है ना एक झगड़ा होने लगा, अभी कौन मुस्लिम, इसके बाद कौन इसका सक्सेसर बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। तो 638 में एक पोस्ट बनाई, उसका नाम था खलीफा की पोस्ट, कैलिफेट या खलीफा की पोस्ट बनाई। फिर अब मोहम्मद के जाने के बाद ये पोस्ट बन गई, इस पोस्ट पे जो बैठेगा वो खलीफा कहलाएगा, और इस ये जो बोलेगा ना सारा मुस्लिम लोग उसी बात को मानेंगे, सारे मुस्लिम लोग उसी की बात को माने, खलीफा की पोस्ट को। वो खलीफा की पोस्ट बना दी। और खलीफा काम क्या होता है, जैसे नॉर्मली दो काम खलीफा के, एक तो था रीजनल वर्क, धार्मिक काम। धार्मिक काम क्या था, धर्म, मुस्लिम धर्म को बढ़ाना। दूसरा था पॉलिटिक वर्क, पॉलिटिकल।
पॉलिटिकल, उसमें क्या था, एम्पायर एक्सपेंशन, एरिया विस्तार, एरिया विस्तार करना, एरिया जीतना, राज्यों का विस्तार करना, ये दो काम थे। तो पहला खलीफा तो छोटा मोटा ही था, दूसरा खलीफा जो मेन था जिसने इसको एम्पायर को अच्छा बनाया वो था उमर खलीफा, मुस्लिम धर्म को ज़्यादा बढ़ाया। अभी खलीफा पोस्टां चलती रही, अलग अलग जगह खलीफा बैठते रहे, कभी कहीं कभी कहीं। हेलो। जो लास्ट खलीफा था ना वो बैठता था यहाँ पे, ये ना टर्की देश है, पहले इसको बोलते थे ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य में ये एरिया है इस्तांबुल, कैपिटल है ओटोमन, ओ कैपिटल ने बड़ा शहर है, कैपिटल तो अंगारा है, ओटो तुर्की की अंगारा कैपिटल है। इस्तांबुल को टर्की टर्की को पहले बोलते थे वेजाइंटन, वेजाइंटन या कॉन्स्टेंटिनोपल, इसका पूरा नाम है ओटोमन कॉन्स्टेंटिनोपल वेजाइंटन। खलीफा यहाँ बैठते थे, मुस्लिम धर्म के जो खलीफा थे वो यहाँ बैठते थे ओटोमन में, ये से सारे मैनेज करते थे। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा था ना, तब वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम कौन कौन से पावर आए थे, ओटोमन, बुल्गारिया, हंगरी, सर्बिया और ये जर्मन, जब उस टाइम पोलैंड देश नहीं था, जर्मनी, ये सब तो एक साइड थे इस युद्ध में, और बाकी इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया दूसरी साइड थे। तो ओटोमन है ना मुसलमानों के खलीफा बोल बोल के अंग्रेजों के खिलाफ लड़वा रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो खलीफा था ना उसको ख़त्म कर दिया, उसको उड़ा दी, उसकी पोस्ट ख़त्म कर दी। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 1970 तो वर्ल्ड वार फर्स्ट चला था। उस टाइम इसका नाम वर्ल्ड वार नहीं था, इसका नाम ग्रेट वॉर था। उस टाइम लोगों को पता नहीं था वर्ल्ड वार सेकंड भी होगा, तो उसको ग्रेट वॉर बोलते थे, ग्रेट वॉर। खलीफा पोस्ट खत्म कर दी, अंग्रेजों ने खलीफा की पोस्ट को ही उड़ा दिया है। तो सारे मुस्लिम देश शुरू, सारे मुस्लिम नाराज़ हो गए, मुसलमानों के लोग सब इंडिया में थे, जितने दुनिया में थे सब मुस्लिम नाराज़ हो गए। इसी कारण उन्होंने भारत में आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन। 1970 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया खलीफा की पोस्ट खत्म करने का, और भारत में ही खिलाफत आंदोलन आगे जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिल गया। गांधी चलाए तो उससे मिल गया था, आए समझ अब। पता लगा चीज। जी सर। ये था खिलाफत मूवमेंट। इतनी सी मुसलमानों हिस्ट्री याद रखनी, अपने को ज़्यादा नहीं रखनी, इसको कोई नहीं पूछता, बाद में तो वो दिल्ली सल्तनत और सब आ ही जाते हैं। अब देखो, जो स्पेक्ट्रम बुक करा उसमें पहला चैप्टर तो है, फर्स्ट चैप्टर, स्पेक्ट्रम, ऐसी स्पेक्ट्रम बुक ओपन कर लो। अजीत आप स्पेक्ट्रम बुक है ना वो साथ में पीडीएफ, उसमें थोड़ा बहुत देख लो। ज्योति स्पेक्ट्रम बुक है ना आपके पास, मोबाइल है ना आपने? हाँ है मेरे पास। हाँ तो ओपन कर लो ऐसी। उसमें ना सी है, ये पेपर। हेलो सोनल, मैंने ग्रुप में एक बुक भेजी थी, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम बुक भेजी थी। वो बुक के लगभग चैप्टर हैं, उस बुक को ना कंप्लीट कर रहे हैं। 17 चैप्टर तो है, सॉरी 16 चैप्टर। उसके बाद 4 चैप्टर आज़ादी के बाद के हैं, आज़ादी के बाद भारत में क्या हुआ। इतने चैप्टर है ये, डेली एक एक चैप्टर खत्म करिए, 17 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा सारी हिस्ट्री, कंप्लीट हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। ये हर एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएगी एक बार में, कोई एग्जाम पेंडिंग नहीं रहेगा, अभी सारा डिटेल में हो जाएगा। मैं बुक भेजी है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम।
बुक को ओपन कर लेना, वहाँ से पढ़ेंगे। फिर बहुत नोट्स भी वहीं से बनाने हैं। किसी बुक नहीं है तो बता दो, मैं दोबारा भेज देता हूँ। ये ब्रीफ हिस्ट्री स्पेक्ट्रम मोड, ये है इस बुक में। इसमें पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के सोर्स कहाँ से मिले पढ़ने के लिए हमें, कहाँ कहाँ सोर्स मिले, क्या क्या पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। तो देखो एक तो ना अंग्रेज भारत में थे ना, जितने भी अंग्रेजों ने भारत में काम किया कुछ भी किया सारा रिटर्न में करते थे, वो हर चीज़ को लिखते थे अंग्रेज। अंग्रेज भारत में हर चीज़ को लिख के रखते थे। अब मैंने ना आपको एक चीज़ पढ़ाई थी भी, तिरानवे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और गौरी जीत गया था, और पृथ्वी चौहान मुस्लिम साम्राज्य खत्म हो गया था, मुस्लिम राज शुरू हो गया था, और मोहम्मद गौरी का समय शुरू हो गया था, और पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य खत्म हो गया था। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने मिलकर राज किया था इंडिया के अंदर। कहाँ से पता लगता है, देखो ये उस टाइम के सिक्के हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। अब इसमें ना एक तरफ तो इस उर्दू में लिखा हुआ है, फारसी में, और एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ है चौहान वंश के टाइम। तो मुस्लिम ने चौहान को अपना फील्ड बना लिया था, सामंत बना लिया था, उसको नीचे काम करवाते थे, और तो मोहम्मद गौरी ऊपर था। तो देखो जॉइंट कौन है, पृथ्वीराज चौहान है, मोहम्मद गौरी। तो इतिहास में सिक्कों से पता लगता है, ये सोर्स है हिस्ट्री का। कोइन हो गई, कोई बुक होगी, कोई पिलर हो गया, तो सोर्स है हिस्ट्री पता लगता है। तो इसको से पता लगता है कि दोनों राज कर रहे थे इंडिया के अंदर। पृथ्वीराज चौहान का बेटा आ गया था, वो राज कर रहा था, पर वो इनका गुलाम था। और वो कहाँ राज कर रहा था, वो राजस्थान में चले गए थे, कहीं वहाँ पे राज कर रहे थे। ये सिक्के मिले हैं जैसे मारवाड़ की तरफ राजस्थान में अलवर, पाली, कोटा बूंदी साइड मिले हैं। तो ये हिस्ट्री के सोर्स हैं इतिहास के। अब इधर देखो, ये देवी की फोटो है पृथ्वीराज चौहान के टाइम के, चौहान का कोई नहीं है। और इधर फारसी में लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी का। सिक्के के एक तरफ ये, एक तरफ ये है। तो यहाँ से पता लगता है कि दोनों साथ राज कर रहे थे, क्योंकि एक सिक्के पे दोनों का मार्क है, दोनों साथ राज कर रहे थे, ये पता लगता है यहाँ से। तो हिस्ट्री का सोर्स है ये, कोइन हो गई। और कुछ स्टेट सेंटर्स म्यूजियम में पड़े हैं, कुछ स्टेट के म्यूजियम में पड़े हैं आर्टिकल। उन्होंने जो सारा इतिहास लिखा था सारा का सारा, कुछ जजमेंट है कोर्ट के, प्राइवेट, फॉरेन। अब आगे पढ़ेंगे ना ये, आगे बुक पढ़ेंगे तो इसमें आता रहेगा भी ये बुक इसने लिखी थी, ये सोर्स यहाँ से पढ़ा था, तो सारा मिलता रहेगा। जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री की ज़्यादा सोर्स मिलते हैं, अंग्रेजों के ज़्यादा सोर्स मिलते हैं, और थोड़े बहुत सोर्स मिलते हैं तो मुसलमानों की चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया था। मोरे इतिहास के बारे में इतना सोर्स नहीं मिलता हमें, क्योंकि उस टाइम तक ना तो इतना लिखाई पढ़े पे ध्यान देते थे ना कुछ हो। तो ज़्यादा सोर्स अंग्रेजों के रहेंगे, फिर थोड़े कम उनके रहेंगे। तो सोर्स में ये भी क्या क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सारा। अब हिस्ट्री में इस पर डिस्कस करते रहेंगे, साथ ही साथ चलता रहेगा ये। और सेकंड चैप्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में काम आएगा, सेकंड है अप्रोचेज। एक इतिहास को देखने की अप्रोच क्या है।
अब मैं जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्या लॉर्ड डलहौजी देखो फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, अभी क्या लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मानना सही है? लॉर्ड डलहौजी क्या कौन था? ये 1856 के पास गवर्नर था भारत का। ये भारत में रेलवे को लेके आया, डाक पोस्ट ऑफिस को लेके आया, मॉडर्न एजुकेशन को लेके आया। तो कुछ इसका जैसे कहते हैं इसके कारण भारत में बदलाव आ गया, इसने भारत में चेंजेस किए हैं। तो फादर है मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का, इसने भारत को बनाया है। तो सही है क्या ये चीज़? अगर अंग्रेजों ने बुक में लिखा है भी डलहौजी तो भारत का फादर है, इसने इसको भी ये चीज़ें की है, भी ये चीज़ें लेके आए, रेल रोड भी लेके आए, पर भारत के लोग मानते भी ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे ये लेके आए अपने फ़ायदे के लिए, इन्होंने रोड ताकि अपन बाहर से लूट के सामान ट्रेन के से जल्दी इंग्लैंड भेज के। डाक पत्र का इसका लेके आए ताकि कम्युनिकेशन कर सके एक दूसरे से, अपने आप से बैठे लोगों से। एजुकेशन इससे लेके आए ताकि भारत पे राज करने के लिए भारत के लोगों को मदद ले सके। तो भारत के लोग इसको डिनाइड करते हैं भी ऐसा कुछ नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री इसने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें की थी अंग्रेजों ने, कोई भारत की चीज़ों के लिए नहीं की। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के तो आप लिख दोगे भारत, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या? इसमें अंग्रेजों की अच्छाई पूछी, अच्छाई बताओ अंग्रेजों की, मॉडर्न आपको प्रूफ करना भी वो अच्छा बंदा था। इसमें अब लिखना ये भी इसने हाँ बहुत अच्छा था, रेल रोड भी लेके आया था। आप इसमें ये नहीं लिख सकते भी उसने अपने फायदे के लिए लेके आया था, ये लिख दे तो कोर्स एग्जामिनर इसको गलत मानेगा। ये तो इतिहास लेकर होता है, हिस्ट्रियोग्राफी सेकंड चैप्टर है इसमें, हिस्ट्रियोग्राफी कर रहा है। अब जैसे कोई टॉपिक पूछ लिया कि इसके बारे में नेगेटिव बात बताओ, तो नेगेटिव ही पॉइंट लिखने हैं, वो पॉजिटिव लिखने हैं। क्वेश्चन में समझो पहले पूछा क्या उसने, क्या ये लॉर्ड डलहौजी, इस चीज़ का ध्यान रखना भी ये पूछ क्या रहा है आपसे। अगर ये पूछता भी लॉर्ड डलहौजी ने भारत को भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ में योगदान दिया, मतलब भारत को लूटने में सहयोग किया भारत को, तो अब इंडियन का पॉइंट ऑफ व्यू लिखो, हाँ भी इसने लूटने में सहयोग दिया, इसने रेल लेके आया ताकि मान को जल्दी इंडिया से बाहर भेज के, डाक कम्युनिकेशन लेके आया ताकि एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेट बना के जो विद्रोही बोलते थे विद्रोहियों से लड़ सके या क्रांतिकारी से लड़ सके। ये चीज़ हिस्टोग्राफी में है, आपको ये चीज़ समझनी है। अच्छा बताया था 1857 की क्रांति, जैसे अब 1857 की क्रांति को कौन मानता है भी? कुछ जो इंडियन इतिहासकार है ना वो कहते हैं 1857 की क्रांति थी, रिवोल्यूशन था, आज़ादी के लिए लड़े थे, आज़ादी पहली लड़ाई थी, इसको आज़ादी पहली लड़ाई मानते हैं। वीर सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर की कौन सी बुक तो है ऐसी? हाँ जी सर। वीर सावरकर की कौन सी बुक थी? क्या कहते हैं 1857 1857 की क्रांति, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड बुक है। हाँ तो ये ना एक 1857 की क्रांति की बुक आई है वीर सावरकर की, अभी सोर्स ऑफ हिस्ट्री होगा, और ये गवर्नमेंट अप्रूव बुक है, गवर्नमेंट इश्यू कहते हैं, इसी को पढ़ो आप। तो भी एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर को एग्जाम पेपर पढ़ाने के लिए इस बुक का पढ़ना पड़ता है। तो वीर सावरकर ये कहते थे कि 1857 की क्रांति आज़ादी के लिए लड़ाई थी, हम आज़ादी के लिए लड़े थे, सारे लोग दुखी थे उससे। और अगर पूछ ले 1857 रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, तो अंग्रेज कहते हैं कोई क्रांति नहीं थी, विद्रोह था। ये तो आपस में, ये तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया उनके खिलाफ, तो हम उनको समझा रहे थे। तो ये फर्क है दोनों में। अगर अंग्रेजों के बारे में पूछे तो आपको रिवोल्ट लिखना है, अंग्रेजों की अच्छा लिखनी है। अगर भारतीय व्यू से देखे तो आपको क्रांति लिखनी, क्रांति थी इसमें अच्छी बात लिखनी भी, हम आज़ादी के लिए लड़े, लक्ष्मण ने ये योगदान दिया, तत्ता टोपे ने ये कहा, ये सब इनके बारे में बताना है। बेगम हजरत महल ने ये किया। और अगर रिवोल्ट के बारे में पूछे तो अंग्रेजों वहाँ लिखना भाई, अंग्रेजों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के कुछ छावनी जला दी, लोगों को मार दिया, तो अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए किया। इसमें अंग्रेजों का पॉइंट रखना आपको। तो दोनों में फ़र्क है, रिवोल्ट में और रिवोल्यूशन में बहुत फ़र्क है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अगर आपको पता नहीं, आप 1857 में रिवोल्यूशन में लिखे हो, अंग्रेजों की अच्छाई लिख दो, तो वो क्वेश्चन गलत है आपका।
रिवोल्ट में रानी झांसी का गुणगान कर दो तो वो क्वेश्चन गलत आता है। तो ये फर्क है इतिहास लेखन में भी। इस क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, ऐसे लिखने हैं क्वेश्चन आपको। ये चीज़ समझ लिया, छोटे छोटे पॉइंट, इनमें से छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट है। पता है हिस्ट्री ने ऐसा सब्जेक्ट है, इतिहास को ना कोई नहीं बदल सकता है, भगवान भी इतिहास को नहीं बदल सकता है। ये जो इतिहास हो गया वो लिख हो गया। और जो हिस्टोरियन होते हैं ना, इतिहास का होते हैं, वही इतिहास को बदल सकते हैं। हिस्टोरियन जो इतिहास लिख देंगे ना, वही हम इतिहास मान बैठेंगे, वो इसको पढ़ने लग जाएंगे। इतिहासकार ही इतिहास को बदल सकता, कोई इतिहास को बदल नहीं सकता। क्योंकि हम पढ़ते किसके, स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम में जिसने लिखा है हम उसके अप्रोच को सही मानते हैं, उसके अप्रोच को पढ़ते रहते हैं। तो सेकंड चैप्टर में है चार अप्रोच दे रखी है। अप्रोच तो काफी है पर चार अप्रोच में मेन है। कॉलोनियल अप्रोच बोलते हैं, हिंदी में उपनिवेशवाद। कॉलोनियल, अंग्रेजों भारत को कॉलोनी बनाया था, तो जो वो क्या सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, उसको बोलते हैं कॉलोनियल अप्रोच। सेकंड है नेशनलिस्ट अप्रोच। राष्ट्रवादी, भारत के लोग क्या मानते थे, नेशनलिस्ट क्या सोचते थे अंग्रेजों के बारे में, ये देश के बारे में। मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानते हैं। मार्क्सिस्ट लेनिन था, जिसने रूस में क्रांति लेके आया था 1717 में, वो मार्क्सिस्ट को मानता था, मार्क्सिस्ट सोच का व्यक्ति था वो लेनिन। और भगत सिंह भी मार्क्सिस्ट सोच का व्यक्ति था, ये लेनिन को पढ़ता था। भगत सिंह जब मरा था जेल के अंदर, तब उसकी लास्ट बुक थी ना, वो लेनिन की बुक पढ़ रहा था। तो भगत सिंह मार्क्सिस्ट था। अंग्रेजों को मार्क्सिस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, आज भाषा का भी मार्क्सिस्ट लोग नहीं पसंद। फिर एक कम्युनिस्ट सोच, कम्युनिस्ट अप्रोच। क्या बात करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों की, ये कम्युनल है, कम्युनलिस्ट सोच। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमानों की, हिंदू ने ये किया है, मुसलमान ने ये किया, ये उस इतिहास की बात करते हैं। ये चार सोच है। कॉलोनियल अप्रोच अंग्रेजों से क्या सोचते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच हम क्या सोचते हैं, नेशनलिस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल के अंदर, उससे पहले वहाँ पे 31 साल तक मुख्यमंत्री रहा था ज्योतिराव भट्टाचार्य, ऐसा कुछ नाम था। वो मार्क्सिस्ट सोच का आदमी था, 30 साल तक उसने बंगाल पे राज किया था। मार्क्सिस्ट लोग ये सोचते हैं भी डेवलपमेंट ना हो, पिछड़े जाए एरिया में, पिछड़े भी नहीं कह सकते, पर लोगों पुरानी जो सोच में रहे, आगे ना बढ़े, फिर नए इम्प्लीमेंट ना आए, विकास ना हो, लोगों को जमीन ना आ जाए, ये मार्क्सिस्ट बोलते हैं। तो बंगाल आज पिछड़ा हुआ है। और देखो कॉलोनियल अप्रोच में क्या है, इसके सोर्स क्या है, मैंने तो पहले चैप्टर बताया था वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कॉलोनियल अप्रोच के सोर्स क्या है, ओल्ड एंड न्यू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज स्कूल। एक है ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी का स्कूल भी है उसके, ओल्ड एंड न्यू। पहले कैम्ब्रिज पुराना स्कूल था, नया स्कूल भी खुल गया। तो वो जो लिखते हैं ना चीज़ें, उस जो इतिहास की बुक लिखते हैं, उसको मानते हैं कॉलोनियल अप्रोच, उस बुक्स को। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर ओल्ड एंड न्यू कैम्ब्रिज स्कूल की लिखी हुई बुक्स को आप सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। इसको इंपीरियल अप्रोच ही बोलते हैं। इंपीरियल मतलब राजशाही की। ओल्ड एंड न्यू केमिस्ट स्कूलों की लिखी हुई बुक को भारत के लोग कॉलोनियल अप्रोच मानते हैं। उस टाइम भी ये बुक लिखता था, उस टाइम भी आज़ादी के टाइम भी इसको कॉलोनियल अप्रोच मानते थे या इंपीरियल अप्रोच मानते थे, समाजवादी सोच। इनका सीधा सीधा एक ही मकसद है भी भारत के अंदर प्रूफ करना है भी अंग्रेज अच्छे थे, अंग्रेजों ने कोई बुरा काम नहीं किया, भारतीय लोगों के लिए काम किया था। ये अपने आप को सही सही मानेंगे। ये कहते हैं भारत में ना तो नेशनलिस्ट था, नेशनलिज्म था, ना ऐसा कुछ बात थी, ना भारतीय कॉलोनी थी, हमने भारतीय कॉलोनी बनाई नहीं। अंग्रेज तो ये कहते हैं, आज भी अंग्रेज ये बात बोल रहे हैं भी हमने भारतीय कॉलोनी बनाई नहीं।
हम तो बर्बर जिंदगी जी रहे थे, काले लोग थे, हम उनको सभ्य करने गए थे। अंग्रेजों ने एक बुक लिखी थी, वाइट मैन बल्डन, वाइट मैन। अभी जो वाइट लोग हैं वो तो गोरे लोगों पे बर्डन है, मतलब उन पर दबाव डाल रहे हैं, मतलब उनको सुधार रहे हैं सॉरी। भी काले लोग तो गुलामी के लिए असभ्य लोग हैं, अभद्र लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं कुछ चीज़ों का। हम गोरे लोग हैं, हम इनका भला कर सकते हैं। वो लोग तो भगवान के बंदे हैं, इनको भेजा, धरती भेजे भगवान ने काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए। तो इन्होंने बुक भी लिखी थी, वाइट मैन बल्डन, कभी पढ़ लेना, ऑनलाइन भी है ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। ये देखो, ये वाइट मैन बल्डन बुक थोड़ी है, और ये ऊपर है ना ब्रिटेनिया है, इंग्लैंड की जब भगवान मानते हैं इंग्लैंड के लोग, वो ब्रिटेनिया एक है, जैसे ब्रिटेन नाम बना है ना, उसकी एक महारानी के नाम पे बना है, एक सॉरी माता के नाम पे, भगवान लॉर्ड, उसका नाम ब्रिटेनिया है। ये माता ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया बोलते हैं, या ब्रिटेन, उसको अंग्रेज लेके जा रहे हैं। ये अंकल सेम अमेरिका को बोलते हैं। देखो बड़े लोगों को लेके जा रहा है उसके पास, जैसे साथ चढ़ा रहे हैं एक तरह से। इस बुक में ये कार्टून बने हुए हैं, पहले कार्टून बनते थे, तो दिखा रहे हैं अभी ब्लैक लोग ऐसे बे लोग हैं, इनको हम सुधार रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं। ये बुक टॉम से जेरी की। तो अंग्रेज तो ये मानते थे भी मतलब ब्लैक लोग कहीं पे भी है, वो ऐसे भी है, ब्लैक है, ब्राउन लोग, हम उनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो भारत का भी कॉलोनी नहीं था, भारत तो हमारा एक पार्ट है, आज भी पार्ट है अंग्रेज के थे, हम उसको कॉलोनी मानते ही नहीं। और सोर्स कौन कौन से हैं? ओल्ड हनी कैम्ब्रिज स्कूल और वाइट विंबलडन बुक, ये दो बुक से पता लगता है भी अंग्रेज सभ्य मानते थे, मतलब भारत के लोगों के साथ ऐसा नहीं करते थे। वो कहते थे हम तो विकास करने हैं यहाँ पे। देखो जितनी भी कॉलोनी है ना, अंग्रेज जितनी भी कॉलोनी बनाई, उसमें सब में उन्होंने अपने आप को बेस्ट दिखाया है। अफ्रीका में बनाई और बनाई भी, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने इनके लोगों के लिए किया काम, अपने लिए कुछ नहीं किया, इन लोगों को सुधारने के लिए हमने ये चीज़ लेके आए हैं। और जहाँ पे भी हम गए थे वहाँ पे कोई राष्ट्रवादी नहीं था, हम ही खुद ही राष्ट्रवाद लेके आए थे, लोगों को एक्टिवेट किया, लोगों को पढ़ाया लिखाया, लोगों को सुधारा, हम ही राष्ट्रवाद लेके आए थे इनके अंदर। तो ये कॉलोनियल अप्रोच में लिखना है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप समझना है भी क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। सेकंड है नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनल अप्रोच यूनिटी की बात करता है, यूनिटी हर देश में, एक देश का नहीं है, अफ्रीका के देश को लेकर चलो तो नेशनलिस्ट, वहाँ के लोग राष्ट्रवाद में एकता की बात करते हुए यूनिटी आएगी। और हर देश के लोग नेशनलिस्ट लोग कॉलोनियल को गलत मानते हैं। कॉलोनी जैसे अफ्रीका, आप ब्राज़ील में जाओगे तो वहाँ पे स्पेन का राज था ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील के लोग स्पेन के लोगों को बुरा मानते हैं, उन्होंने हमें गुलाम बनाया है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस देश ने कॉलोनी में, यूरोप ने ज़्यादा कॉलोनी बनाई थी ना, वो उसको लोग गलत मानते हैं। नेशनलिस्ट में लोग खुद के लोग, जो लोकल एथिकली लोग हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं, वो कहते हैं अंग्रेजों ने तुम्हें कॉलोनी बनाया, हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, ये बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखी दादा बनरोजी ने। दादा बनरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखी थी बुक, और सेकंड बुक लिखी थी रूल इन अन ब्रिटिश इंडिया। ये दो बुक दादा बनरोजी लिखी थी। तो ये बात बोलते थे भी अंग्रेजों ने तो भारत में बहुत धन लूटा, भारत के सारे सोर्स लूट लिए, कुछ नहीं बता, भारत को एकदम से गुलाम बना दिया। जो बार्सोना की चिड़िया था, मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, 2000 साल इंडिया की जीडीपी, किसी को याद हो तो, हाँ दिखाई देखी। है ना। तो दादा बनर्जी ने और ये बुक पब्लिश की थी भी, भारत के पास इतना पैसा था और अंग्रेजों ने इतना लूट के इतना ला दिया जीडीपी भारत की। दुनिया में 40% पैसा था भारत का। आज भारत में का दुनिया में रुपये 3 रुपये हैं, उस टाइम 40 रुपये भारत का था इंडिया में, दुनिया में। अंग्रेजों ने लूट लूट के इतना कमज़ोर कर दिया हमें, तो सारा धन लूट के लगे अंग्रेजों में। वो सोने चिड़िया बोलते हैं ना भारत को, इस टाइम बोलते हैं। मौर्यन एम्पायर था इस टाइम, मौर्य एम्पायर ख़त्म हो रहा था और गुप्ता एम्पायर शुरू हुआ था। उस टाइम भारत में इतना रुपये था, दुनिया की 40% जीडीपी भारत की थी। एक सभ्यता थी, इक्का सभ्यता,
ये जो है ना लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, जैसे इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, यहाँ पे थी इक्का सिविलाइजेशन। इक्का, तो उनका ट्रेड करते थे इक्का सिविलाइजेशन के साथ। हमारे यहाँ पे इंडिया में फ्रूट आलू नहीं होता था, वो यहाँ से आया था, ब्राज़ील शहर से। तो राहुल गांधी बोले ना कि आलू निकालो सोना आएगा, तो वो ना हम इनसे फ्रूट खरीदते थे, लोहा खरीदना होता था, लोहा यहाँ पे होता था, तो इनसे लोहा खरीदते थे बदले में सोना देकर, मतलब जितना किलो सोना है उतना किलो लोहा खरीदते थे। इक्का सभ्यता, ये इक्का सभ्यता थी यहाँ पे, इक्का सिविलाइजेशन। इतना गोल्ड था भारत में, इतना भी, उसके बदले में लो ले रहे हैं हम आज के टाइम में। तो सोच के देखो कितना ओवर लगे हुई। तो नेशनलिस्ट अप्रोच अंग्रेजों को कॉलोनी मानते हैं। ये दो बुक है उनकी, दादा मनोहर जी की, डेन ऑफ बेल्ट एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रवाद हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। हाँ 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। आज़ादी के लिए लड़े हमने। WC बनर्जी जिसके पहले हेड थे, WC WC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी जिसके पहले हेड थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमने। और वो जो आज़ादी अंग्रेज कह रहे हैं, सैनिक विद्रोह नहीं था, वो रिवोल्ट नहीं था, सैनिक नहीं लड़े थे। वो आज़ादी पहले लड़ाई लड़ाई थी 1857 की आज़ादी के लिए लड़े थे। राष्ट्र अंग्रेज हो गए थे, राष्ट्रवाद था इंडिया के अंदर, उसी का 1800 क्रांति हुई। ये अंग्रेजों की बातों को मना करते हैं, वैसा कुछ अंग्रेज कह रहे हैं वो नहीं था। भारत में बहुत आंदोलन हुए थे। ये आंदोलन भारत में 1757 से होने शुरू हो गए थे। 1757 से भी आंदोलन भारत में शुरू हो गए थे। 1817 की क्रांति की थी, लड़ाई लड़ी थी, प्लासी पहली लड़ाई। उत्तर क्षेत्र में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो सन्यासी विद्रोह के ऊपर ही लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वो सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। तो तब से माने हुए जब भारत में आ गई, तब से भारत में ज़्यादा ही लड़ाई लगे थे भारत में, तभी से ही राष्ट्रवाद आने लग गया था। तो मनोज जी ये बात बोलते थे, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, ओके, NICI, ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। कहते हैं भी अंग्रेजों ने भारत में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म लेके आए, वित्तीय पूंजीवाद। मतलब अंग्रेजों का मेन मोटिव भी ये था भी भारत के पैसों से वो कैपिटलिज्म, तीन तरह की इकोनॉमी होते हैं दुनिया के अंदर। एक तो होता है कैपिटलिज्म, सेकंड होता है सोशलिज्म, एक होता है मिक्स इकोनॉमी। बताता हूँ कैपिटलिज्म में क्या होता है, पूंजीवाद में सारा सेक्टर प्राइवेट होता है, सारा का सारा सेक्टर प्राइवेट है, सारा प्राइवेट सेक्टर है, भी सब प्राइवेट सेक्टर है। सोशलिज्म में क्या होता है, सारा का सारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। मिक्स में क्या होता है, आधा प्राइवेट होता है तो गवर्नमेंट होता है। कोई एग्जांपल बताएगा किसी देश के बारे में जहाँ पे कैपिटलिज्म हो, कहीं पे सोशलिज्म हो, या जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी हो? कोई पता है किसी को एग्जांपल? अमेरिका सारा कैपिटलिज्म पे है। अमेरिका में कुछ भी सरकारी नहीं है, सबका सब प्राइवेट है। वहाँ पे सिर्फ एक बैंक है, बैंक ऑफ नवाडा, उसको छोड़ के सारे बैंक प्राइवेट है। फेडरल बैंक जो रुपये छापता है वो बैंक भी प्राइवेट है। तो फुली कैपिटलिज्म, अब कैपिटलिज्म बनाते हैं। अमेरिका ये बात कहता है हर देश को भी कैपिटलिज्म लेके आओ, भारतीय दवा बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर करो। इसी का श्रीलंका डूब गया। क्योंकि सोशलिज्म इसमें सारा सेक्टर सरकार का, चाइना हो गया सोशलिज्म, वहाँ पे रसिया हो गया, थोड़ा बहुत ओपन मार्केट की है, प्राइवेट सेक्टर मोस्टली ऐसे में सरकारी है। ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि पूंजीवाद आ जाएगा तो लोग, कुछ अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। इसमें ना इक्वालिटी नहीं रहती कैपिटलिज्म में। बिलियनियर और सोशलिज्म में थोड़ा इक्वालिटी देती है, ज़्यादा अमीर नहीं होते लोग, सब इक्वल रहते हैं। और फिर है मिक्स, जैसे भारत में है,
यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों ग्रो कर रहे हैं। और भारत में ये मिक्स इकोनॉमी 1991 के बाद आई है। 1991 में भारत में रिफॉर्म हुआ था, उसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे देश के। उस टाइम वो एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। एलपीजी में लिक्विडाइजेशन मतलब भारत की इकोनॉमी को लिक्विड कर दिया, अभी इजी कर दिया, अभी कोई भी आओ भारत में इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस करो, कोई भी देश के बंदों से हम बिजनेस करेंगे, हर देश के बंदों से बिजनेस करेंगे। प्राइवेटाइजेशन, भारत को चीज़ों को, कंपनी को प्राइवेट करना शुरू कर दिया। उस टाइम मैंने दो बात कही थी, रेलवे और न्यूक्लियर पावर, इनको छोड़कर सारे सेक्टर प्राइवेट करेंगे आने वाले टाइम में। ये बात मनमोहन सिंह ने बोल दी थी 1991 के अंदर ही। ग्लोबलाइजेशन क्या था, अभी हम दुनिया का ट्रेड करना शुरू करेंगे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके आएंगे, बिजनेस करेंगे, क्योंकि भारत में जॉब आए और आए। तो ये भी शुरू हो गया था ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हम सोशलिज्म को अपनाते थे, आज भी हमारे प्रेम्बल में सोशलिज्म वर्ड है, पर 1991 के बाद हम सोशलिज्म से आगे बढ़ गए। अब हम मिक्स इकोनॉमी है, अब सोशलिज्म को नहीं अपना रहे हम। तो ये कहते थे दादा नौरोजी भी भारत में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म लेके आए, मतलब भारत में इतने भी पूंजीपति थी, पूंजी थी, सारा ले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इसके कारण ही फाइनेंशियल कैपिटलिज्म आया था। इंग्लैंड में पहले सोशलिज्म ही था, मतलब समाज में सरकार का जोर ज़्यादा था। भारत से धन लूटने के बाद ही वहाँ पे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड में। क्रांति होते हैं ना, वो भारत से लूटने के बाद ही आया था। जो कि क्रांति में तो उसने भारत से लूटना धन, भारत से रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री क्रांति में सबसे पहले एक कपड़ा बनाना शुरू किया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड में कभी कॉटन नहीं होती, आज भी नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी कॉटन। कॉटन जरूरी है कपड़ा बनाने के लिए, इंग्लैंड में ग्रो ही नहीं होती। तो वे भारत से कॉटन लेके जाते थे और इंग्लैंड में मशीनों से बनाते थे कपड़ा, फिर भारत में या दुनिया भर में सप्लाई करते थे। इंग्लैंड में फाइनेंशियल कैपिटलिज्म इसी कारण आया था, भारत के कारण। एलपीजी रिफॉर्म याद रखना, 1991 में आए थे एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये ना दो चीज़ों को मानता है, ये कहता है दो कॉन्ट्रडिक्शन है, प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन और सेकेंडरी कॉन्ट्रडिक्शन। ये अंग्रेजों को तो गलत बोलते भी कॉलोनी बनाया था, पर ये नेशनलिस्ट को भी नहीं मानता, ये दोनों को नहीं मानता, दोनों को डिक्लाइन करता, दोनों को ही मानता भी, दोनों को नहीं मानता। कहते हैं भारत से औद्योगिक, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके लिए भारत से वो सोर्स लेके गए, ठीक है, और उनका काम था भारतीय मार्केट खोजना, उन्होंने भारतीय मार्केट भी खोजा। पर ये कहते हैं उस टाइम एक चीज़ उन्होंने गलत कर रहे थे, ने जो क्रांति थी 1800 क्रांति, उसमें सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग लगे हुए थे। कुलीन वर्ग होता है अपर क्लास के लोग, या हाई क्वालिटी के जो राजा महाराजा वो लगे हुए थे, जिनको जरूरत थी। अब देखो तो रानी झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी, क्योंकि उसको रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी आई थी, घेरे की नीति, और सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसमें अपने बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी, तो वो अपने लिए लड़ रही थी, अपने राजा को, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, कोई आज़ादी के लिए नहीं लड़ रही थी वो। तो कहते भी ऐसा नहीं था उस टाइम। ये बात करता मार्क्सिस्ट लोग छोटी सोचो, छोटे लोगों की। जैसे देश में क्या था उस टाइम, जमींदार भी तो लड़ रहा था, मनी लेंडर और फार्मर भी तो लड़ रहे थे देश के अंदर। ये बात करते हैं उसकी, उसके बारे में बात नहीं करते। ये कह रहे भी जमींदार फार्मर लड़ रहे थे, लेबर और कम कोई फैक्ट्री का ओनर भी तो लड़ रहा था। उसकी बात करते हैं। अब लोअर क्लास लोगों की बात करते हैं। कहते हैं भारत में जो लोअर क्लास के लोग थे, उनको जमींदार पानी नहीं पीने दे रहे थे, वो भी तो लड़ रहे थे अपने लिए। तो भारत में कॉलोनियल नेशनलिस्ट ऊपर की बात करता है, छोटे तबके के लोगों की बात करता है। कहता 1830 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसने भारतीयों को पढ़ने के लिए जाना था इंग्लैंड, उन्होंने अलाउड कर दिया था भी जाओ।
तो पढ़ने के लिए कौन जा सकता था? इंग्लैंड पढ़ने जाना आज के टाइम हार्ड इजी नहीं है, तो उस टाइम तो इजी हो गई कैसे? तो उस टाइम भी तो पैसे लगते थे, इतने पैसे तो मिडिल क्लास लोग ही तो जा नहीं सकते थे, अपर क्लास लोग ही जाएंगे, ये लो क्लास नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने अपना हित देखते थे, ये कहते थे भी राष्ट्रवाद सिर्फ उसमें ही आया था जो पढ़े लिखे लोग थे, या अंग्रेज उसको ही भारत को तो लूट रहे थे, ठीक है, कॉलोनी बना के, पर नेशनलिस्ट था ना, नेशनलिज्म था, ये हर बंदों में नहीं था। अब जमींदार और मनी लॉन्डर को तो पता ही नहीं था भी है क्या नेशनलिस्ट, भारत में आज़ाद है गुलाम, इन लोगों को तो पता ही नहीं था, ये तो अपना देख रहे थे। फार्मर से, फार्मर दुखी था जमींदार से, और लो तबके के लोग दुखी थे अपर क्लास से, और ट्राइबल आपस में लड़ रहे थे। ये भी तो चीज़ है ना, इनके आप क्यों नहीं मानते? ये इसकी बात करते हैं लोअर तबके की। मार्क्सिस्ट सोच किसकी है? एक तो है लेनिन, लेनिन मार्क्सिस्ट सोच का आदमी था। ये रूस का क्रांति, उसे ये रूस को उसने आज़ाद किया था, रूस में क्रांति लेके आया था। से फादर ऑफ इंडिया है ना महात्मा गांधी, फादर ऑफ रूस है लेनिन। इसका नाम एक शहर भी है लेनिन यार्ड, अब उसका नाम बदल के सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया। पुतिन इसका बहुत बड़ा फैन है, इंडिया में बहुत लोग हैं, जैसे बता रहा हूँ भगत सिंह भी इसको बहुत मानता था लेनिन को। आज भी लेनिन के, केरल का है विजय त्रिवेंद्रम, केरल का मुख्यमंत्री लेनिन को मानता है, तो बहुत लोग लेनिन को मानते हैं। फिर फोर्थ, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट अप्रोच, यह सांप्रदायवाद। एक है ना हिस्ट्री में पढ़ने को मिला कम्युनल अवॉर्ड। कम्युनल क्या होता है, जैसे मतलब क्या है अभी, कम्युनिटी के दावे बांटना, कम्युनल कम्युनिटी के दावे बांटना, तो ये कम्युनिटी है, ये अलग धर्म है, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। ये दो धर्मों के बीच में बंटवारे की बात करता है, दो अलग अलग तरह के धर्म है उनको बंटवारे की बात करता है। ये ना तो इसको नेशनलिस्ट पता, ना कॉलोनियल पता, ना मार्क्सिस्ट पता, ये बात कर रहे हैं भी। उस टाइम हिंदुओं ने जैसे 18 के अंत में अंग्रेजों, मुसलमानों ने काफ़ी गलत कहते हैं अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों से मुसलमान लगने लग गए थे। तो बात करता है इसके धर्म की बात करता है। इसमें जितने भी इतिहासकार थे, जो भी लिखा, अगर मुसलमान लिखा तो उन्होंने मुसलमान के बारे में अच्छा लिखा, हिंदू लिखा तो उन्होंने हिंदू के बारे में अच्छा लिखा। ये हिंदू मुसलमानों के बंटवारे की बात करते हैं। जैसे अकबर एक धर्म लेके आया था, अकबर एक धर्म लेके आया था दिन इलाही। उसमें क्या था, अकबर ने कहा भी ये इसमें सब धर्म के, हर धर्म के लोग आ जाओ, इसको ज्वाइन करो, दिन इलाही धर्म। इसमें हिंदू मुसलमान सारे ज्वाइन करो, सिख भी ज्वाइन करो। तो अकबर की तानाशाही थी, कुछ लोग मानते हैं अकबर तानाशाही थी, इसने जबरदस्ती धर्म कबूल कराए थे, इस धर्म में लेके आए थे। सारा था मुसलमान बड़ा काम है, बस नया नाम दे दिया इसको दिन इलाही। तो अकबर की तानाशाही दर्शाता है। ये लोग लिखते हैं, भारत के लोग, इंडियन हिस्ट्री वाले लिखते हैं भी दिन इलाही अकबर का तानाशाही थी, धार्मिक नीति थी अंग्रेज इंग्लैंड इसकी, ताकि लोग इसमें कन्वर्ट हो जाए। कुछ लोग कहते हैं भी अकबर ने दिन इलाही धर्म में लोगों को जबरदस्ती नहीं लेके आया। उसमें उस टाइम से 40 लाख लोग ही जुड़े थे, जो बहुत कम थे। अकबर चाहता तो सबको जोड़ देता, फिर कम लोग जुड़े थे। तो अकबर तानाशाही नहीं थी, ये सब कुछ आराम से देखता था, सभी सभी आए तो आए, ना आए तो ना आए। और स्टार्टिंग में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 से लेके 1945 तक, तो ना कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी। और आप देखो तो उस टाइम मॉडरेट फेस था, मॉडरेट। तो कांग्रेस कमज़ोर थी क्योंकि उसमें ना ऊपर क्लास के लोग थे कांग्रेस में, बड़े बड़े जो वकील थे, विदेश से पढ़ के आए थे, वो थे सारे। कोई लो क्लास का लोग नहीं था, और ना उसमें मुस्लिम लोगों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था। तो उसके काम पता लगता है भी कांग्रेस नहीं चाहती थी मुसलमानों को आगे लेके आना, वो अलग अलग रखती थी इनको। ये बात करते हैं इसकी कॉलोनियल अप्रोच की। समझ आइए चारों अप्रोच।
अजीत पता लगा आप कैसे क्वेश्चन लिखने हैं आपको? हाँ मैंने एक क्वेश्चन भेजूंगा इसमें, हाँ बताओ। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ आ गया ना तो दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है कोई पेपर में। अगर आप करें ना हिस्ट्री, अब बहुत अच्छी लगेगी, अब इंटरेस्ट आने लगेगा आपको। फिर चार अप्रोच क्या कह रही है, चार चीज़ें ये समझ आई आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? हाँ सर। तो स्पेक्ट्रम का पहला चैप्टर ये बात बोलता है भी अप्रोच क्या क्या है, क्या कुछ था उस टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन में डिफरेंस बता सकते हो, अभी ये क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन ये था। ये है ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गया, कल थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर करेंगे। और कल वाला बजट पढ़ा था क्या आपने? बाद में रिवाइज किया था? और हेलो, हेलो, अभी नहीं करो। कल, हाँ अच्छा सर, अच्छा। दोनों कर देना है। इस कंपनी का देखो एक है ना, परसों एक जजमेंट आई थी परसों सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट नहीं थी वो, सुप्रीम कोर्ट का और भी डिक्टा था। अब उस पे ना विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी और सरकार में विवाद हो गया। ये दो चैप्टर कराए मैंने आपको अभी, सोर्स ऑफ हिस्ट्री और ये, इसके बाद दो चैप्टर कल करेंगे। एकदम से हिस्ट्री पढ़ ली तो शायद अभी सोना आ जाए आपको। तो सुप्रीम कोर्ट और भी डिक्टा दिया था, अब कुछ लोग इसको मानते हैं, आप समझो चीज़ को क्या है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट नहीं दिया परसों नुपुर शर्मा पे, उन्होंने और भी डिक्टा दी है, उनको सिर्फ एडवाइस किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के भी, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे बोल सकते धर्म के नाम पे, सेकुलर है सुप्रीम कोर्ट तो इस पर विवाद चल रहा है। उसको पढ़ोगे ना, ये आप अगर मैं परसों इंडियन एक्सप्रेस शेयर करूँगा आपसे, उसमें पढ़ोगे ना तो पता लगेगा अभी और भी डिक्टा था, वो जजमेंट नहीं था। बाकी न्यूज इन्होंने खुद को नहीं पता चलने वालों को, इन्होंने दिखाया नहीं कुछ। ईडी के बारे में पता है ना, ईडी क्या काम करती है? मनी लॉन्ड्रिंग के काम को ये मैनेज करती है। सेल कंपनियां क्या होती है पता है किसी को? सेल कंपनी है इनकम मार्केटिंग से कुछ क्या कह रहे हो? दो टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक जो होता है एक समझ नहीं आया, क्या चीज़ है? इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जो हम्म मैन्युफैक्चरिंग करती हम्म है, कंपनी वाले जो सेल्स एंड मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट की, जो हम्म हम्म मार्केट को चाहते हैं इंडिविजुअल को। हम्म। देखो सेल कंपनी का ना, ये तो सेल वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में होते हैं मुखोटा कंपनी। ये कोई कंपनी नहीं होती, फर्जी एक रजिस्ट्रेशन करा रखा है मैंने, जैसे ABCD नाम से रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लिख लो इसको, सेल कंपनी या मुखोटा कंपनी बोलते हैं। अब जैसे मैंने करा लिया ABCD.com या दीपक मैन्युफैक्चरिंग, अब ये सिर्फ कागजों पे कंपनी है, अगर आप रियलिटी में जाकर तो वो देखो तो कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ और ही खुला हुआ वहाँ पे, मैंने उसके नाम से फर्जी बना लिया। तो सेल कंपनी एक तरह से फर्जी कंपनी होती है, उसका कोई बेस नहीं होता, कहीं भी बेस नहीं होता, इससे फर्जी कंपनी को सेल कंपनी हम बोलते हैं। इसको हिंदी में मुखोटा कंपनी बोलते हैं, वैसे सेल कंपनी बोलते हैं। अब जैसे सेल कंपनी बना ली, अब दिखा क्या रहे हैं भी हमें तो वहाँ से इनकम हो रही है, पर वहाँ से इनकम ही क्या होगी, वहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मैन्युफैक्चर पे GST कम देनी पड़ेगी। ऐसे मैंने यहाँ से 100 रुपये कमाए मेरी इस कंपनी से, और मैंने KJ में 100 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब इन अगर 100 रुपये कमाने के बाद अगर गवर्नमेंट को दिखाऊंगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, 100 रुपये पे 30% टैक्स लग रहा है। अगर वही मैं दिखा दी मैं इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये क्या है, ये सेल कंपनी फर्जी कंपनी है, इस नाम से कंपनी नहीं है, तो सेल कंपनी को मुखौटा कंपनी बोलते हैं। उसमें एक वर्ड है फेमा, ये दो वर्ड है फेमा और फेरा। देखो विदेशी मुद्रा प्रबंध, फॉरेन करेंसी में डील करते हैं ना, आप उसको बोलते हैं फेमा। फेमा और फेरा दो वर्ड है, फेरा खत्म हो गया, फेमा बचा है। जैसे आप की कंपनी है इंडिया के अंदर ABCD, आपने विदेशों में
जैसे अमेरिका की कंपनी है एप्पल, इंडिया में भी काम कर रही है। अगर वो इंडिया से, उसको एक फेरा के अंदर काम करना पड़ता है, फेमा के अंदर। फेमा एक कानून है भारत का, लो है। ये कानून कहता है भी आप इतने रुपए कमाते हो तो पर टैक्स दो, बाकी रुपए आप वहाँ पे भेज दो। पर कुछ कंपनी इस कानून को नहीं मानती, वो सारा रुपये भेज देते हैं, 2 नंबर में भेज दिया, कुछ तरीके से भेज दिया, तो उस पर केस होता है फेमा का। टैक्स चोरी फेमा पे समझ नहीं लगे। आया सर। देखो, ये एप्पल कंपनी है, एप्पल अमेरिका की कंपनी है और ये इंडिया में काम कर रही है। तो भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों का कानून बना रखा है, उसका नाम है फेमा। ये विदेशी कंपनी भारत में कब बननी शुरू हुई थी? 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से। मैं बताया था एलपीजी 1991 से पहले भारत में कोई विदेशी कंपनी होती थी, अलाउड नहीं था। एक टीवी होता था इंडिया का, ओनिडा कंपनी का, भारतीय कंपनी ओनिडा। फिर बाद में विदेशी कंपनी आना शुरू हुई, तो हुआ ये। तो 1991 में एक कानून लागू हुआ था, उसका नाम था फेरा। इसको बाद में बंद करके फेमा बना दिया। इसमें क्या होता है, एप्पल ने इंडिया में कमाई करी, अर्निंग करी भारत में, तो अर्निंग करने के बाद वो पैसा भेजेगी अमेरिका के अंदर। तो वो फेमा ये कानून के, अमेरिका कंपनी है, क्या चीज़ है? फॉरेन की कंपनी है तो कुछ टैक्स ये भी है। हाँ, तो भारत सरकार जब पैसा भेजेगी ना ये, तो पैसा काट के भेजेगी। जैसे इतने रुपये टैक्स बन गया, आपने 100 रुपये कमाए हैं, तो मैं 30 रुपये टैक्स दे दो, बाकी 70 रुपये आप ले लो अपने। तो फेमा के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। पर कुछ कंपनियां ना फेमा को नहीं मानती। वो ना जैसे 100 रुपये कमाए तो सोचते भी टैक्स ना लगे, 10 रुपये टैक्स लगे, बाकी सारे रुपये अमेरिका में ले जाए, तो वो 2 नंबर से ले जाती है। अब जैसे देखो, एक कंपनी को मान लो 5,000 रुपये तक टैक्स फ्री है, 5 रुपये तक कमा लो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऊपर टैक्स लगेगा। उसकी कमाई होगी 10,000 रुपये, अब उसको 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने 2 कंपनियां बना दी फर्जी। एक बना दी सेल कंपनी बोलते हैं उसको, 2 कंपनी 500 रुपये का प्रॉफिट दिखाती है, इसमें 5,000 कमाए, इसमें 5,000 कमाए हैं। तो इस और से पैसा भेज दिया बाहर विदेशों में, अपने देश में, तो टैक्स नहीं भरा इसने, बच गया सेल कंपनी बना के। और और फेमस से बच गया, वो दोनों से बच गया। और कमाई तो एक से की है, दिखा दिए 2। तो ऐसे फर्जीवाड़ा करती है कंपनियां। तो ऐसे पकड़ी गई ये कंपनियां। अब जैसे वीवो ने बना दी अलग अलग कंपनियां अपनी। तो फेमा ध्यान रखता है इसके बारे में, टैक्स चोरी, विदेशों से पैसा भेजना। लगा पता? हाँ और सेल कंपनी लिख लो, मुखोटा कंपनी बोलते हैं उसको, सेल कंपनी बोलते हैं, और ये फेमा है। देखो, एक है खाद्य सुरक्षा योजना। पता है फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है भारत में? दुनिया की सबसे बड़ी योजना है फूड सिक्योरिटी एक्ट। सरकार एक कानून लेके आई थी 2013 में, फूड सिक्योरिटी एक्ट। दुनिया में सबसे बड़ी योजना भी, आधे लोगों को, 50 करोड़ लोगों को खाना, फ्री खाना मिलेगा। उसमें क्या है, जैसे डिपो से 2 किलो चीनी मिलती है, आटा मिलता है, गेहूँ मिलती है, वो सब फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आता है। पता होगा आपको? राशन से जो मिलता है। हाँ, उस जो राशन मिलता है ना डिपो से, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आता है। और ये कानून 2013 में बना था। और ये क्या है, कल मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी इकोनॉमिक्स में भी, स्टेट स्पॉन्सर, जो मैंने दिखाया था ना, पैसा जाता कहाँ पे है बजट के अंदर। तो स्टेट स्पॉन्सर स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, फूड सिक्योरिटी के अंदर है ना, आधे रुपये तो भारत सरकार खर्च करती है, आधे राज्य सरकार खर्च करती है। जैसे एक गेहूँ की मार्केट में 20 रुपये किलो है, और ओपन में जाओगे, और वो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो राशन की डिपो दुकान होती है, उससे मिला 2 रुपये किलो। तो जो 18 रुपये का बर्च खर्चा वो एक्स्ट्रा लगे, 20 रुपये किलो का गेहूँ आपको 2 रुपये मिल रहा है, तो 18 रुपये खर्चे में से 9 रुपये राज्य सरकार भरेगी और 9 रुपये स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। ये भी एक्सपेंडिचर कैपिटल में भी आ सकता है। नहीं, एक्सपेंडिचर कैपिटल में नहीं आएगा। एक्सपेंडिचर कैपिटल में आएगा कि क्यों? ना ये? एक्सपेंडिचर कैपिटल में आपने नहीं बोला था कि उसमें दोनों खर्च करते हैं तो वो उसमें आता है।
वो सिर्फ कल नहीं बताया था। हाँ, वो कैपिटल पे खर्च करेंगे। तो कैपिटल हमारी पूंजी होती है, पूंजी से रेलवे हमारी कैपिटल होगी, मकान हो गया। अच्छा हाँ, वो कैपिटल है हमारी, वो हमारी पूंजी है, संपत्ति है हमारी, संपत्ति पे। और फूड को संपत्ति नहीं माना जाता। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ठीक है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत सरकार का है। तो उसमें दिखाया भी, इन्होंने रैंक किया है भी, कौन सा रैंक किसमें आया, आगे है, कौन पीछे है। जैसे ऑफ इंडिया है, ये भी इनका ओबी डिक्टार है भी, नया नया पल को फ्री रखो, बीच में ना घुसो। भारत निवेश को भी पसंद। ये देखो, एक है भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह पर चर्चा। अभी ये देखो, ये ना, ये देश है ईरान, ये इंडिया है, ये रसिया है। अभी मोस्टली तेल भारत ईरान से ज़्यादा खरीदता है। ईरान से पहले नंबर तय खरीदता है, फिर दूसरे पे रसिया आ रहा है, तीसरे पे सऊदी अरब से तेल खरीदता है। अभी ना भारत क्या कर रहा है, अपनी पहुंच बढ़ा रहा है सेंट्रल एशिया तक। सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया, ये जो एरिया ना, यहाँ तक रूस में कैपिटल है मॉस्को, यहाँ से भारतीय रोड रेलवे बना रहा है। वो जैसे भारत से सीधी रेल ट्रेन जाएगी रूस के अंदर। तो कहाँ से बन रही है, मुंबई से एक पोर्ट जाए, मुंबई से तो समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा, सामान भेजना है। और है ये ना, ईरान का एक शहर है चबार। चबार, ये पोर्ट बनाई है। इस पोर्ट को भारत सरकार बना रही है। ये चबार है, इसके बाद आगे बंदरबास है। इस चबार पोर्ट को भारत सरकार बना रही है, और यहाँ से फिर आगे रेलवे जाएगा रूस के अंदर। यहाँ से फिर ट्रेन जाएगी एक, इधर अजरबैजान होके रूस के अंदर, और एक रेलवे जाएगी अफगानिस्तान होके तजाकिस्तान, कजाकिस्तान होके रूस के अंदर। दो रेलवे बना रहा है भारत, रेलवे। तो ये ना चबार पोर्ट को विकसित कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और एक क्या किया पाकिस्तान ने, अभी ना अगर देखोगे इसमें, तो अगर मैं मेरे को स्क्रीनशॉट लेके, ये ना थोड़ा सा ध्यान देना। अभी इंडिया ये कोशिश करे कि यहाँ से चबार से पूरा सेंट्रल एशिया पहुँच जाए, आगे अमेरिका और रूस और वहाँ पहुँच बढ़ाएं अपनी, इंग्लैंड और साइड जगह। इसको भारत क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो चाइना है ना, अभी चाइना का सारा पेट्रोल डीजल आता है गल्फ कंट्री से, यहाँ से आया, फिर यहाँ से होके चाइना का तेल यहाँ पे आता है हांगकॉन्ग में। अभी ट्रेड रूट ही है चाइना का, पर इसमें चाइना को कॉस्टली बहुत पड़ता है, ये रूट बहुत लंबा है। और ये डर है अभी भारत कभी भी इस रास्ते को बंद कर सकता है, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा तो तेल आना बंद हो जाएगा। तो चाइना ने दूसरा तरीका सोचा है भी, एक रोड बनाऊंगा मैं यहाँ तक, रेल यहाँ तक, और यहाँ से फिर आगे ये पीओके के पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यहाँ से रोड जाएगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से ही यहाँ पे आएगी, पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट है यहाँ पे, ग्वादर, फिर यहाँ से तेल आएगा। तो इसने पाइपलाइन बिछा दी और तेल बिछा दिया, तेल के लिए पाइपलाइन बिछा दी, रोड भी बना दिया, यहाँ पे रेलवे बना दिया। इसको बोलते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो चाइना बनाई है रोड, इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये ग्वादर तक आती है। तो एक तरह से देखोगे तो भारत को काउंटर करिए, भारत को घेर रही है। तो भारत ने इसको काउंटर करने के लिए चबार पोर्ट ले ली, यहाँ पे बिल्कुल पास है, देखो आगे आप, ये ग्वादर जिसकी बात करें, जिसपे चाइना ने, पाकिस्तान ने बना रखा है, पाकिस्तान का चाइना ने बना रखा है। और ये चबार, चबार ये आसपास है। तो भारत ने ईरान के चबार पोर्ट को ले रखा है, चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को ले रखा है। अभी इन्होंने भारत ईरान के चबार बंदरगाह पर चर्चा। थोड़ा सा ये उसको बार बार आता रहेगा ये न्यूज़ में, तो पता लगता रहेगा। ये देखो इसमें लिख रखा है, संयुक्त रूप से साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट और मिडल एशिया,
के बीच में कनेक्टिविटी के लिए रोड बन रही है ये। सिटी कैपिटल पता है किसी को क्या है? और ये जो है योजना है भारत सरकार की अग्निवीर, उसमें लेडीज भी जा रही है, जेंट्स भी जा रहे हैं जिसकी उम्र 23 साल से कम है। कोई आपके रिलेटिव हो तो उससे का फॉर्म भर दो, करियर बन जाएगा। अच्छी स्कीम है ये अभी के लिए। पता है समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड, इसमें बोलते हैं कॉमन सिविल कोड क्या चीज़ है किसी को? हेलो, आपने बताया था पर हम भूल गए। ये ना संविधान का आर्टिकल 44 ये बात करते हैं कि सबको इक्वल, सभी धर्मों को समान रखेंगे। अब जैसे मुस्लिम धर्म के अलग कानून है, चाहे मैरिज कर लो, हिंदू धर्म के अलग कानून है, सिख के अलग कानून है। तो इसको सबको इक्वल करने के लिए कानून समान लेके आएंगे, इसको बोलते हैं कॉमन सिविल कोड, आर्टिकल 44। ये दिख रहा है, ये PLI स्कीम लिख रही है, PLI से GDP को दिख रहा है किसी को? ऊपर लिखा हुआ क्या है? PLI स्कीम पता है किसी को? PLI स्कीम 4% की वृद्धि होगी। PLI स्कीम क्या है? हेलो, PLI स्कीम वो है ना, कल बताई थी आपको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो राइट राइट। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, वही है PLI स्कीम। अब देखो इसमें देखा, अगला UPI बन सकता है ONDC। ONDC क्या है याद है? मैंने कल बताया था आपको। क्या? वो ई कॉमर्स कंपनी। हाँ राइट 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 राइट। ये कह रहा है अगला UPI बन सकता है ONDC। अगला UPI, जैसे UPI इतना फेमस हुआ ना, क्या है UPI सर ONDC? ई-कॉमर्स कंपनी भारत सरकार की, अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह। हाँ हाँ हाँ, कल बताया। हम्म। तो जैसे UPI अब फ्रांस में भी चल रहा है, UPI भारत का, पाकिस्तान नेपाल में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है। तो वैसे ONDC अब मार्केट में आ गई, इसको भी बड़ा हो सकता है ONDC।
ग्लोबल हो जाएगी सर, क्या ग्लोबल हो जाएगी सर, इंटरनेशनल क्या कह रहे हो? ग्लोबल हो जाएगी ना वो एनडीसी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब यूपी भी ग्लोबल हो गया तो ओएनडीसी भी ग्लोबल हो जाएगा। अभी अभी बहुत बड़ा स्कोप है ओएनडीसी में। अपने जो भी प्रोडक्ट है इसमें अपलोड करो, बहुत अच्छा सेल रिटर्न है इसका। बता नाटो क्या है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो सर वो है मतलब कि जो छोटे छोटे देश है ना उनकी वो है मतलब कि सैन्य मतलब कौन से बढ़ाने देश? के लिए एक संस्था बनी हुई है नाटो की, और नहीं, इसके जो 30 नाटो सदस्य। हम्म, क्या बोलता है, कौन दोबारा बताना। कौन से देश आते हैं नाटो के अंदर? तो शायद आपने नाटो में तो सर वो है, एक तो जापान भी है। जापान नाटो से सदस्य नहीं है। अरे वो सॉरी ये सॉरी जो है ना, ये जो अभी तो युद्ध हो रहे है ना इसमें यूक्रेन और इसका हम्म रूस का, तो यूक्रेन को अमेरिका नाटो का सदस्य घोषित, आपने जो बताया था कि वो उसके हम्म लिए फोर्स कर रहा है, तो इसके लिए रूस और यूक्रेन का क्या ये हम्म युद्ध हो रहा है, क्योंकि ये जो नाटो है इसमें जितने भी कंट्रीज ऐड हो जाती है तो क्या होता है कि फिर उस कंट्री के साथ ना अगर आपका युद्ध होता है तो नाटो हम्म, में जितनी भी और कंट्रीज है वो भी आप पे अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए जो यूक्रेन उसमें ऐड होना चाहती है, इसलिए उसकी लड़ाई भी हुई थी अभी जो आपने मुझे बताया था। हम्म। देखो जब नाटो है क्या, ये ना एक, देखो इधर ओशन है एक, ये नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन है। नॉर्थ अंटार्कटिक में जो देश आते हैं ना उनके लिए बना था नाटो। इसका फुल फॉर्म है नाटो का NATO। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना, अंटार्कटिक सी के ऊपर नाम दिया इसको। तो नॉर्थ अंटार्कटिक में कौन से देश आते हैं? ये देश आते हैं सारे, इस साइड के देश। ये सारे देश नॉर्थ अंटार्कटिक में आते हैं। इंग्लैंड हो गया, ये सारे देश नॉर्थ अंटार्कटिक में आते हैं, ठीक है। हम्म। और जापान का सदस्य नहीं है। अभी क्या है, फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन ये नॉर्थ अंटार्कटिक में नहीं आते, ये आते हैं बाल्टिक सी। इस समुद्र को बोलते हैं बाल्टिक सी। अब ये ना नाटो फैल गया। नाटो किस लिए बना था? सिर्फ नॉर्थ अंटार्कटिक देशों के लिए बना था। अमेरिका भी है ना नॉर्थ अंटार्कटिक का पार्ट है, देखो वो ये रहा अमेरिका देश, अमेरिका भी नॉर्थ अंटार्कटिक का पार्ट है। इधर से ये देश भी नॉर्थ, ये बना था सिर्फ अंटार्कटिक के देशों के लिए। पर अब इसमें फिनलैंड स्वीडन भी आ गया, जो ये यहाँ पे इसमें देश को बोलते हैं बाल्टिक सी। ये बाल्टिक क्या देश, बोलते हैं? बाल्टिक सी, बाल्टिक, बाल्टिक। बाल्टिक, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है बाल्टिक सी, दिख रहा है आपको? हो। ये बाल्टिक सी है यहाँ पे। ये सारे देश ये बाल्टिक सी का, अभी स्वीडन और फिनलैंड की बात की न्यूज़पेपर में, ये रहा फिनलैंड और स्वीडन, ये बाल्टिक सी का पार्ट है। अगर फिनलैंड और स्वीडन भी जुड़ गया ना तो इसका नाम नाटो नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग हो जाएगा। अगर ये जुड़ गया ना तो नाटो में आने वाले टाइम में जापान साउथ कोरिया भी जुड़ सकते हैं। और अगर फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया ना, फिनलैंड की जनसंख्या सिर्फ 1 लाख ही है, और फिनलैंड का बॉर्डर रूस के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है। अगर नाटो को फिनलैंड ज्वाइन कर लिया तो नाटो अपनी सेना, अमेरिका में सेना यहाँ भी बिठा सकता है फिनलैंड के अंदर, रूस के तो बॉर्डर फिर पे है। प्रॉब्लम हो सकती है। तो रूस बड़ा हमला करेगा फिनलैंड पे। फिनलैंड को ऑलरेडी रूस ने धमकी दे दी है, भी अगर आप नाटो ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे हमला कर देंगे। अच्छा। तो बड़ा जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार भी इसी कारण शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कुछ बड़ा भी हो सकता है इसमें। ये देखो रूस दोनों देशों को पहले भी वार्निंग दे चुका है, अगर शामिल होगी तो देख लेना, दिख रहा आपको? उसने धमकी दे रखी है पहले भी। उनका तो ऑलरेडी मतलब कि जो उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ऑलरेडी बढ़ती हुई है ना, तो कर बिल्कुल। क्यों रहा है वो, वो नहीं करना हम्म, चाह रहा। हम्म। अब ये ना एक IMF
पता क्या है IMF? हेलो। हेलो, IMF क्या काम करता है? तो सर हेलो, IMF एक एक हाँ, मिनट। बताओ। रूस मतलब कि रूस क्यों रोक रहा है, मतलब कि फिनलैंड को या यूक्रेन को क्यों रोक रहा है, समझ मतलब नहीं आ रही, समझ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या कह रहे हो जीत? रूस क्यों रोक रहा है, मतलब कि नाटो में ज्वाइन होने से फिनलैंड को। देखो, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया तो नेटो से ना फिनलैंड में आके बैठ जाएगी। अमेरिका पर परमाणु हथियार फिनलैंड में रख देगा, जो फिनलैंड का और रूस का बॉर्डर लगता है, तो रूस को खतरा है, कभी भी रूस पे हमला हो सकता है। अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। अच्छा। अब एक क्योंकि चीज। यूक्रेन का बॉर्डर भी तो रूस से लगता है, तभी तो फिर रूस और यूक्रेन की हाँ, लड़ाई हुई थी ना, कि अगर रूस यूक्रेन यूक्रेन का चला युद्ध। जाएगा नाटो में तो फिर अमेरिका वहां पे यूक्रेन के बॉर्डर पे भी तो अपनी सेना रख देगी, तो फिर रूस के लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल। कभी और भी इससे अटैक हो सकता है उस पे। हाँ, सेम काम फिनलैंड कर रहा है। फिनलैंड ने भी अगर ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे बॉर्डर पे रख सकता है, तो रूस के लिए दिक्कत हो जाएगी। सेम यूक्रेन वाला सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। और अमेरिका को हाँ बेचने अपने हथियार। फिनलैंड, उसको नाटो से मतलब नहीं है। अभी रूस हमला करेगा तो हाँ वो अमेरिका इससे फिनलैंड अमेरिका से हथियार खरीदेगा। और पता तो फिनलैंड दुनिया में टॉप नंबर 1 रैंक है सबसे अच्छे देशों में। यहाँ पे लाइफ एक्सपेंस ज़्यादा है। सारी से पढ़ाई फ्री है, कोई फीस नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट 30,000 महीना देती है बेरोजगार बंदों को। पहले उधर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी कोई बेरोजगार 30,000 महीना देती है सरकार। खाना पीना सब फ्री है यहाँ पे। इतना अच्छा देश है। अब ये भी बर्बाद हो जाएगा कुछ दिनों में। IMF क्या है? IMF एक वैसे तो स्लो पॉइजन भी है। जो देश IMF से लोन ले लेता है वो डिफॉल्टर खत्म हो जाता है। अभी क्या है ये IMF? IMF मतलब IMF वो है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के पास बिल्कुल भी सरवाइव करने के लिए पैसा नहीं है शायद, तब वो IMF से लोन लेगा, कुछ ऐसा हाँ, हाँ, हाँ। इसको है ना। इकोनॉमिक का फिर वो मतलब है, एक और अगर IMF ने जैसा बताया था आपने पाकिस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड, कि ग्रेड। पाकिस्तान की भी अभी बहुत खराब कंडीशन है, तो उसको IMF भी लोन देने के लिए मना कर रहा है, मना हम्म, किया हुआ है, तो उसको IMF भी लोन नहीं दे रहा है। तो IMF के लोन हम तभी लेते हैं जब हमारी कंट्री की जो लाइक अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाए कि बिल्कुल सरवाइव करना मुश्किल हो जाए गवर्नमेंट के लिए, देन उस हम्म, केस पे गवर्नमेंट IMF से लोन लेती है। right। हम्म। अभी पता है भारत ने IMF से कितनी बार लोन लिया है, किसी को पता है? भारत ने आई थिंक IMF से 1 या 2 बार ही लोन लिया है, 2 बार लिया है। कब कब इससे लिया है? ज्यादा बार लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, कब कब लिया है ये तो नहीं पता, शायद स्टार्टिंग में ही लिया होगा जब ये जब उसका अंग्रेजों का जो या का जो युद्ध हुआ था, मे भी शायद उसके बाद। देखो, एक बार तो ये था 1991 के अंदर। हाँ जब 1991 देश में में। बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, 2 दिन का श्रीलंका के हालात है ना, वैसे हालात हमारे 1991 में थे। बस 2 दिन का पेट्रोल के पैसे थे। डॉलर खत्म हो गया था ही नहीं। तभी तो भारत ने LPG रिफॉर्म भारत में लागू किए थे। LPG भी इसी कारण आया था। और हमने IMF से लोन लिया था। और सेकेंड टाइम लिया हमने 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। 1999 में अच्छा। क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम का परीक्षण किया था इंडिया के अंदर। एटम बम बनाया था हम्म, हमने। तो रूस हम्म, अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दिए। हमारे साथ कोई देश बिजनेस नहीं कर रहा था। कोई अच्छा। ना तो हमारे पास डॉलर आ रहा था, कोई देश हमारे साथ काम नहीं कर रहा, कंपनियां चली गई थी। तो बस क्यों पैसे सर, खत्म हो गए। रीजन मतलब क्यों किया था अमेरिका ने ऐसा। देखो, अमेरिका चाहता भी दुनिया परमाणु हथियार की तरफ ना बढ़े, परमाणु हथियार ना बनाए। अगर ज़्यादा परमाणु हथियार हो गए तो देश दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका रोकता परमाणु हथियार बनाने से। जो बनाता है उस पर सैंक्शन लगा देता है। खुद के पास, अमेरिका के पास है लगभग 8,000 परमाणु हथियार। तो बाकी देश ना हम्म, बना ले। तो जैसे भारत ने चुप चुप के बनाया था। अगर इसके बारे में देखना हो तो एक मूवी है, परमाणु मूवी है, 2017-18 में आई थी, जॉन इब्राहिम की। सब दिखा रखा उसमें। बहुत अच्छी है। तो भारत ने छुप अच्छा। छुप के अमेरिका से परमाणु हथियार बना लिए। और अमेरिका को पता लग गया बाद में। और अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगा दिए। अच्छा। हाँ, तो भारत की हालात बहुत बुरी हुई थी, तो हमने IMF से लोन लिया था। तो आज जो ईरान के साथ भारत अमेरिका की लड़ाई चल रही है, ईरान न्यूक्लियर डील, सुना कभी नाम किसी ने? नहीं। ईरान न्यूक्लियर डील।
ईरान भी चाहता है कि परमाणु हथियार बढ़ाऊं, पर अमेरिका मना कर रहा है। तो ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं, बहुत हार्ड सैंक्शन है। तो ईरान में बहुत बुरा हाल है। देखो, ईरान रिस्पेक्टेड न्यू डिमांड्स लीक टू, परमाणु हथियार बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर चाहिए। न्यूक्लियर होता है परमाणु ऊर्जा। तो न्यूक्लियर हर देश में नहीं होता, ये कुछ कुछ देशों में होता है। तो अमेरिका ने ना ईरान को न्यूक्लियर नहीं खरीदने देता कहीं से, हर देश को मना कर रखा। और यहाँ पे अपने कैमरे लगा रखे अमेरिका ने, पूरा चेक करता रहता है। कभी हवाई जहाज भेज के चेक कर लिया, तो ध्यान रखता है भी कोई न्यूक्लियर हथियार बना ना ले देश। अमेरिका में 4 तारीख को आज़ादी का दिवस होता है। 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था 1977-74 के अंदर। गुलामी पता नहीं किसका था अमेरिका, और कैसे आज़ाद हुआ। अमेरिका में ना एक गन कल्चर है, पता है किसी को? मैंने बताया गन कल्चर है अमेरिका में। हाँ। अब बिल आया है ना अभी, बिल भी आया अभी, जो बाइडन ने बिल भी पास किया, तो मैंने क्या कह रहे गन हैं? बिल। बिल भी तो पास करा ना पर उन्होंने, गन कल्चर का वाला, गन वो से बिल कैंसिल रिलेटेड। हो गया, वो बिल पास नहीं हुआ। पास कर रहे थे, उन्होंने कहा था। वो बिल पास पता किस लिए हो रहा था? भी मान लो कोई कपल है, जैसे रिलेशनशिप में है, और उनके बीच में कोई दिक्कत होती है। और अमेरिका में क्या है, अगर कपल है ना, वो भी अलग होना चाहते हैं, तो उसमें भी डिवोर्स ले सकते हैं। मे यूरोप में मैरिज है तो भी डिवोर्स होगा, इंडिया में तो मैरिज के बाद ही डिवोर्स होता है, वहाँ पे कपल भी डिवोर्स ले सकते हैं। तो एक लड़का लड़की डिवोर्स ले रहे थे, तो अमेरिका ने कहा है भी अगर लड़का लड़की डिवोर्स ले रहे हैं ना, तब उनके पास गन नहीं होने चाहिए। ये बिल पास हुआ अमेरिका में, क्योंकि गुस्से में वो लड़का लड़की को मार देगा, लड़का लड़की को मार देगा, तो उनको बंदूक नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए बिल पास हुआ है वो। अमेरिका में अगर बंदूक के खत्म कर देना, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सिविल वार छिड़ सकता है, अमेरिका तबाह हो सकता है। अमेरिका में हर बंदे के पास बंदूक है, लगभग हर बंदे बंदूक रखते हैं, वहाँ पे गन कल्चर है। अब किसी बात गुस्सा है किसी को, तो वो गोलियां चलाने लग जाते हैं। तो एकदम से बंदूक ले ली तो लोग पैनिक हो जाएंगे। लगते भी क्यों बंदूक, लोग एक दूसरे डर के कारण रखते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन एक गोलियां मार के निकालते हैं अमेरिका के लोग। भारत सरकार ने पता होगा तो बंद कर दिया, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ नहीं करना। करते हो तो 500 रुपये जुर्माना है। अब जो मैन्युफैक्चर है उनको भी बंद कर रही है, जो मैन्युफैक्चर बनाते हैं उनको भी बंद कर रही है, प्लास्टिक मत बनाओ। देखो, भारत का रुपया गिर रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है भी चालू खाता, भुगतान खाता, मतलब जो हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। क्योंकि जो मैं हमें लोगों से अमेरिका से पैसे ले रखे थे ब्याज पे, या किसी देश से ले रखे थे, तो उस टाइम लिया था, तो उस टाइम तो रुपए का रेट कुछ और था, अब महंगा हो गया रुपए, तो मैं आज के रेट में वापस करना पड़ रहा है सर, रुपए। हाँ, एक बार दोबारा बता एक बार दोबारा देखो, बता दीजिए। जैसे मैंने अमेरिका से लोन लिया 100 रुपये का, अमेरिका मेरे को डॉलर में लोन देगा, तो मैं $2 का लोन लिया 2015 में। अब उस टाइम डॉलर था 2015 में 70 रुपये का। अब मैं उसको लोन वापस करना है 2000, मैं उसको ब्याज दे रहा हूँ अमेरिका को, हर साल ब्याज दे रहा हूँ 70 रुपये का। उसे मालूम है कि मैं हर साल उसको 2% ब्याज दे रहा हूँ। 70 का 2% हो गया 7 दूनी 1 रुपये 4 पैसे, मैं हर साल उसको ब्याज दे रहा हूँ अमेरिका को। ठीक है, अभी डॉलर 2020 के अंदर हो गया 80 रुपये का। अब मैं उसको ब्याज दे रहा हूँ 2%, वही ब्याज है, तो ब्याज कितना होगा? 1.6 रुपये, है ना? हाँ। तो ब्याज बढ़ गया नहीं? ये ब्याज क्यों बढ़ा? ब्याज तो सेम, अब डॉलर महंगा हो गया तो ब्याज ही बढ़ रहा है। दिख रहा है? हाँ। अब भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है और देशों से लोन लिया है, तो वो तो उस टाइम डॉलर में लिया था, तो डॉलर सस्ता था। अब डॉलर महंगा हो रहा है, तो डॉलर महंगा होने का लोन भी तो महंगा हो रहा है, ब्याज ज़्यादा भरना पड़ रहा है हमें, है ना? आज मैं अमेरिका को भी, आपको मैं सारी पेमेंट वापस करनी है, मैं आपको मूल अमाउंट देना चाहता हूँ, तो अमेरिका 70 रुपये में थोड़ा ना लेगा, $70 में, वो तो 80 आज का डॉलर का रेट के हिसाब से पैसे वापस लेगा।
समझ रहे हो? अच्छा हाँ तो कितना हाँ हार्ड हो गया ना, ये डॉलर कमजोर हो रहा है तो कितना टिपिकल हो गया लोन बढ़ना भी। अब बताओ एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? एक्साइज वेवर ऑफ बायोफ्यूल विंड एंड। एक टाइम पे लगती है ना, बताया था ना, डग पे जो फॉरेन कंट्री से आते हैं। फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन, फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट आ रहे हैं उस पे तो लगते हैं ना। उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अजीत, ज्योति, प्रियंका, सोनल, आयुषी, कोई भी बताओ एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? हेलो, सोनल आप बताओ, अजीत आपको पता हो तो, प्रियंका याद करो, आयुषी, ज्योति बताओ। अरे ये चीजें तो अब तक याद हो जानी चाहिए थी। देखो पेट्रोल, पेट्रोल पे। हाँ बोलो। एक्साइज सर। हैं एक्साइज ड्यूटी, हाँ सर, कल तो बताया था तो एक्साइज हाँ सारी तो पेट्रोल पे सिर्फ लगती है, पेट्रोल पे। पेट्रोल और डीजल पे ही है। हाँ पेट्रोल डीजल पे हमारे एक्साइज तो ड्यूटी लगती है। जी सर। ये कह रहे अभी बायोफ्यूल है जिसको एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखो। बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल जो प्रदूषण नहीं करता, जैसे अब गन्ने के छिलकों से बनाते हैं ना। किस पे लगती है सर एक्साइज ड्यूटी? हैं किस पे लगती है अगेन बताना। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे लगती है। चार प्रोडक्ट हैं, एक हवाई जहाज के तेल पे भी लगती है, उन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। देखो दो होती है ड्यूटी, एक होती है एक्साइज। जैसे मैंने, अब भारत सरकार ने पेट्रोल खरीदा ईरान से, ईरान ने पेट्रोल दिया हमें 70 रुपये का, ठीक है। भारत सरकार ने खरीद के, वो स्टेट, भारत सरकार ने खरीदा पेट्रोल, वो 30 रुपये लगा दी इस पर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज, और वो हो गया 100 रुपये का। 100 रुपये का तेल बेच दिया राज्य सरकारों को, हरियाणा को, पंजाब को, दिल्ली को। राज्य सरकार उस पर लगाएगी अपने अकॉर्डिंग 30 रुपये, राज्य सरकार ने लगा दिया वेट। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एड टैक्स। अब हो गया तेल 130 रुपये का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वो लगाती है एक्साइज, राज्य सरकार लगाती है वेट, ठीक है। पेट्रोल में दो दो टैक्स लगते हैं, एक्साइज टैक्स और वेट टैक्स। वेट लगाती है राज्य हाँ स्टेट वेट गवर्नमेंट। तो पता है। मैंने बताया तो एक्साइज भी था। बन गया दिमाग। फाइनेंस एक्सप्रेस है ना न्यूज़पेपर, ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। वो इंग्लिश में भी है। देखो ये वो ही आ गई, पीएलआई स्कीम कैन ऐड 4% ऑफ टू जीडीपी एनुअली। पीएलआई स्कीम से 4% हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। अच्छा सर पीएलआई स्कीम में ना मैंने ये भी मतलब मैंने गूगल किया था कल, तो मैंने ये भी पढ़ा। ये हम्म, पीएलआई स्कीम में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 5 से 7 साल तक आपको वो देती है एक नेट। क्या देती है? ये इसमें लिखा हुआ था गवर्नमेंट 5 से 7 साल के लिए नगद प्रोत्साहन राशि भी देती है उन लोगों को हम्म, जो जिनको मतलब जो कंपनियां प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं अपना। हम्म, देखो हाँ उसको सब्सिडी हाँ देती सेकंड पॉइंट वो भी लिखा हुआ था। है। राइट। अब से क्या है, अब से टू रिफ्रेन फ्रॉम ओपन। देखो सरकार है ना, एक कानून बना रखा है, जैसे एपीएमसी, अभी पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जो डिपो में गेहूँ मिलता है ना, अपने को डिपो से गेहूँ ले रही है लेडीज, तो वो गेहूँ एफसीआई से आता है। जैसे आप एक फार्मर हो, आपने गेहूँ बेचा है, आपके खेत में गेहूँ हो और आपने बेच दिया एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये खरीदता है सारा गेहूँ जितना भी है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे ले आए, और फिर ये गेहूँ बेचेगा आगे पीडीएस को, पीडीएस होता है राशन डिपो वालों को।
डिपो वाले सीधे किसानों से गेहूं नहीं खरीदते, ये एफसीआई से खरीदते हैं, एफसीआई के गोदाम से। तो एफसीआई के पास अभी ग्रेन का गेहूं कितना स्टॉक है, 2021 में 72 था, अब 38% है। इस साल हमने गेहूं का स्टॉक कम है क्योंकि मैंने मोस्टली गेहूं बाहर भेज दिया, आउट ऑफ इंडिया, विदेश में भेज दिया। देखो ग्रेन स्टॉक 6 साल से कम है, रीज़न भी यही है कि हमने बाहर भेज दिया। इतना हम गेहूं सारा एफसीआई वाला खरीदते हैं किसानों से। मैंने कहा था ना आपको भी, महाराष्ट्र में सरकार क्यों गिरी है, याद है? मैंने कहा था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सरकार गिरी है, याद है? किसी मैंने बताया था तो। हेलो। मतलब ये उनका मतलब ये है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं आनी चाहिए। नहीं, अगर किसी को बता सकते हो तो बताओ। मैंने महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन सरकार के लिए बताया था। मैंने कहा याद करो जीत, याद करो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है, कुछ याद है आपको? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कल जो बताए थे आपने, कल वो जो मैंने 2 ट्रेन के बारे में बताया था। कल वो मैंने वंदे भारत ट्रेन 18 और ट्रेन 20 बताई थी। बुलेट आयुषी ये न्यूज़ पढ़ो, नहीं। न्यू गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र टू हेल्प पुश बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अब सुनो क्या हो, क्या है ये आयुषी? हेलो। हाँ सर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में सरकार गिरी है, इसको डिफाइन करो। मुंबई टू अहमदाबाद। हाँ, ये तो बुलेट ट्रेन है, इसके लिए सरकार क्यों गिर गई ये बताओ। क्योंकि जापान जो अभी जापान कुछ टाइम पहले आया था ना इंडिया के में, हम्म। तो जापान की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है बुलेट ट्रेन के अंदर। हम्म। तो जापान जब आया था अभी इंडिया में, तो उसने प्राइम मिनिस्टर से बोला कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब अब वहां पे इस टाइम एट प्रेजेंट बीजेपी नहीं है। तो बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, अगर उसकी गवर्नमेंट नहीं होगी तब तक तो बुलेट ट्रेन बनी नहीं सकती है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट गिरी है, क्योंकि अब विदेशों में हमारे संबंध अच्छे हैं, तो उसको देखते हुए इसलिए ये गवर्नमेंट गिराई गई है। इस गवर्नमेंट का गिरने का मेरा रीज़न ही बुलेट ट्रेन है, कोई रीज़न नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, क्या है बुलेट ट्रेन? ये शहर है अहमदाबाद गुजरात का, और ये मुंबई। इसके बीच में ना सरकार एक बुलेट ट्रेन चला रही है। बुलेट ट्रेन अभी ना इंडिया में नहीं है, एक भी बुलेट ट्रेन नहीं है। सारी बुलेट ट्रेन चाइना है, या चाइना में एक भी सिंगल ट्रेन नहीं है। जैसे अपनी ट्रेन ना जनरल ट्रेन है, चाइना में जनरल ट्रेन ही नहीं है, चाइना में ओनली बुलेट ट्रेन ही है। जापान में बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन ऐसी होती है, स्पीड इसकी होती है लगभग 300-400 किलोमीटर। जैसे मेरा एलनाबाद से, मेरे शहर से एलनाबाद दिल्ली जाना है, मेरे को लगते हैं 8 घंटे। हमारी ट्रेन में 30 की स्पीड चलती है तो ये ट्रेन में मेरे को लगेंगे 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा मैं, बुलेट ट्रेन होती तो मेरे यहाँ पे। तो चाहे अगर बुलेट ट्रेन से टाइम भी बचता है, कॉस्ट एफिशिएंसी भी है। तो इंडिया ने पहली बुलेट ट्रेन जापान के साथ मिलकर अनाउंस की थी 2016 में, मोदी ने, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बनेगी। तो इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 1,08,000 करोड़ रुपये। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 1,08,000 करोड़ रुपये। ये समझना प्रोजेक्ट क्या है। और जापान का भी 80% लोन हम देंगे इसको, 80% लोन हम देंगे। इसका मतलब 81,000 करोड़ रुपये, 81,000 करोड़ कहता जापान, कहता हम देंगे लोन इसको। बाकी रुपए आप लगाओगे। 81,000 करोड़ का लोन अमेरिका जापान दे रहा है, इसका ब्याज ले रहा है साल का 1 करोड़ रुपये। सिर्फ साल का ब्याज 1 करोड़ बहुत कम है इतनी अमाउंट का। मतलब ये ब्याज परसेंट देखो बताऊँ तो आपको 0.003% ब्याज है ये। इतना कम ब्याज है, 1 रुपये से भी कम है। ठीक है। जापान ने ये प्रपोजल दे दिया, अभी हम बनाएंगे बुलेट ट्रेन, सारा मटीरियल लेबर आपकी होगी, सारा सामान हम लेके आएंगे, हम बना के देंगे आपको पहले बुलेट ट्रेन। अब महाराष्ट्र में ना सरकार चेंज हो गई उसके बाद। पहले बीजेपी सरकार थी, उस टाइम बाद में कांग्रेस सरकार आ गई। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं बनानी बुलेट ट्रेन। अब ये ट्रेन प्रोजेक्ट रुक गया, महाराष्ट्र में नहीं बन रहा। और कुछ दिन पहले क्वाड पता है क्या आपको? क्वाड किसको पता है बताओ? अजीत क्वाड। वहाँ वहाँ तो 4 देशों का वो है सर, ग्रुप है। कौन कौन से 4 देशों का? क्वाड ये है, एक
बताया था। प्रियंका बताना 4 देश कौन कौन से हैं? सुनो प्रियंका बताइए 4 देशों के नाम बताओ प्रियंका। हेलो। और हेलो। हाँ 4 देश कौन कौन से हैं क्वाड के? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, और कौन सा था, यूएस। अभी तो हुई थी सर चारों की मीटिंग इनकी। इस मीटिंग में ना जी। दबाव बनाया था। इस मीटिंग के 3 दिन बाद सरकार गिर गई थी महाराष्ट्र में। उस टाइम मोदी पे दबाव था भी बुलेट ट्रेन को शुरू करो आप, हमने पैसे लगा रखे हैं जापान ने। जी। तो ये रीजन था। और एक तो क्वाड ये हो गया जो आपने बताया, ये 4 देश हैं। और एक तो 4 देश ये जो समुद्र में अब स्ट्रोक करना, समुद्र के जो रास्ते हैं ना उसके ये क्वाड ना लिए भी चाइना को किया। काउंटर करने के बनाए थे। चाइना को, जैसे इसका मेंबर है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये चाइना काउंटर करने के बनाए 2 क्वाड ग्रुप बनाए। एक तो ये है और एक क्वाड और है, वो उसमें है इंडिया, यूएई, इजराइल और अमेरिका। ये 2 ग्रुप है क्वाड के। क्वाड फर्स्ट है, क्वाड सेकंड है। ठीक है। तो इंडिया दोनों क्वाड का मेंबर है। जी। हाँ ये इंटरनेशनल ग्रुप है। तो उस टाइम जापान ने दबाव बनाया था तो भारत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा। भारत पे दबाव बहुत नहीं है। पता था पहले किसी को क्वाड के बारे में? हाँ, पर न्यूज़ में मैंने क्या देखा था, न्यूज़ में देखा था, और वो वीडियो वगैरह आते थे, जहाँ सब्सक्राइब कर रखा था, ये बताते थे मतलब एक त्रिभुज टाइप में बताया था उन्होंने, त्रिभुज है एक मतलब पूरा पार्ट का। देखना 2 क्वाड ग्रुप है, ठीक है। एक इंडिया का है, दोनों इंडिया के साथ हैं। एक में जापान ऑस्ट्रेलिया, दूसरे में इसराइल यूएई है। एक ना एक लॉ में एक कानून बनाया नया, वो इंडिया में भी आ सकता है कुछ टाइम में। जैसे अब मैंने ना कोई न्यूज़ देख रहा हूँ, जैसे लिखा भी क्रिकेट स्कोर। मैं गूगल पे सर्च किया क्रिकेट स्कोर और ये आ गया भी भूटानी इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, यहीं पे दिखा दिया स्क्रीन। मेरे को ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी न्यूज़ खोलने की। अब ये किसकी न्यूज़ है ये कि देखूँ तो मैं क्रिकेट बिज की न्यूज़ है शायद ये। तो ये कमाई करके गूगल ने कमाई कर ली। इतने मैंने सर्च किया तो गूगल को पास पैसे आ गए। और एक साइट किसकी है, ये सोर्स किसने इकट्ठा किया, ये कोई साइट होगी। जैसे क्रिकेट बज ने इकट्ठा किया था, मैंने न्यूज़ देखी, गूगल को सीधी कमाई होगी, इसको कुछ कमाई नहीं हुई। या ये दैनिक भास्कर ने लिखा होगा। हेलो। मेरे क्लिक बस पे ही तो पता चलता है। क्या? अगर स्कोर वगैरह देखना होता है तो ऐसे क्या क्लिक बस ही ओपन करते हैं ना डायरेक्ट हम लोग। हाँ अब ना अब मैंने ये साइट ओपन कर ली तो इस पे इसका पता लग गया मेरे को भी। स्कोर का मैं बंद कर दी साइट। अब ये तो कमाई गूगल को ही है। अब क्रिकेट बज ने ये डाटा इकट्ठा किया है, लिखा है, उसको क्या कमाई हुई? अब मैं इसकी साइट पे आया क्रिकेट बज भी, अब इसको कमाई होगी। इस साइट पे आया तो पहले तो नहीं हो रही थी। तो अभी क्या है, ये कंपनी कह रही भी गूगल हमारी कमाई खा रहा है, पैसे तो गूगल लेके जा रहा है सारे। तो गूगल हमें कुछ पैसे देगा। क्रिकेट बज का न्यूज़पेपर भी आता है। तो उन्होंने केस कर दिया गूगल और फेसबुक के, सेम फेसबुक के ऊपर होता है। तो उन्होंने केस कर दिया और केस ऑस्ट्रेलिया में जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये माना भी हाँ हम इनको पैसे देंगे, जो भी क्रिकेट बज है या और है इनको हम पैसे देंगे। ठीक है। वैसे मैं लिखता हूँ यूएस इंडिया टॉक। तो मैंने यूएस इंडिया टॉक देखी तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया मेरे को, इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर है। तो इसे लिखा भाई इन्होंने बात की है। तो मैं आगे तो गई नहीं। अगर मैं ये पेज खोलूंगा तो इकोनॉमिक्स टाइम को कमाई होगी। ठीक है। तो ये सीन है ना, पहले ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ था कानून ये इन कंपनियों के ऊपर, सोशल मीडिया वाली, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम। अब ये ना इसके ऊपर भी लागू हो गया। तो पहले तो इससे ऑस्ट्रेलिया में लागू था, अब ये कानून इंग्लैंड में भी, यूरोपियन यूनियन में लागू हो गया। भी अगर कोई न्यूज़ बंदा ओपन करता है तो हम गूगल, फेसबुक उसको पैसे देगी, उसके उसको खुद कमाई नहीं करेगी, वो पैसे उसको देगी।
अच्छा, मतलब जिस प्लेटफॉर्म की वो न्यूज है उस प्लेटफॉर्म को गूगल पैसे राइट देगा, राइट 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 क्योंकि राइट। गूगल उस प्लेटफॉर्म से ही उठा के अपने प्लेटफॉर्म पे वो न्यूज जो है वो पोस्ट कर रहा है, तो जिस प्लेटफॉर्म के गूगल मैंडेटरी है कि गूगल को उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढ के तो वो लेके आए न्यूज़ और इसने छाप दी। महंगाई बढ़ती है तो प्रिंट पैसे छापने बंद कर दिए सरकारें। अब मैंने कुछ दिन पहले इसके बारे में बताया था, एफपीआई, बताना क्या है ये? फुल फॉर्म तो देख के यहाँ से FBI। बता दोगे, पर इसका मतलब बता देना मेरे को, फुल फॉर्म से यहाँ से देख के बता दोगे आप लोग। आयुषी, ज्योति, अजीत, प्रियंका, सोनल, कुछ दिन पहले बताया था मैंने, एफपीआई के बारे में लिखवाया भी था, शायद आपने नहीं लिखा तो किसको याद नहीं होगा, लिखा तो उसको तो याद होगा। आयुषी बताओ। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। कैसे? फॉरेन से वो 10। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ, अजीत ने गूगल कर लिया। अजीत, फुल फॉर्म तो ये होगी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बताओ। 10% से कम इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया में, उसके लिए है ये। देखो, इंडिया में कोई भी कंपनी दो तरह से इन्वेस्टमेंट करती है। इंडिया में क्या, कोई भी देश में, एक तो होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर कोई कंपनी 10% से लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट करी है ना, लेस देन 10%, 10% से कम, उसको बोलते हैं एफपीआई। और 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, उसको बोलते हैं एफबीआई, ओ एफडीआई। एफबीआई। जैसे मान लो मेरी कंपनी है दीपक.com में, मेरी कंपनी है, इसमें अगर 10% इन्वेस्टमेंट करती है अमेरिका की कंपनी, तो वो होगा एफपीआई में, 10% शेयर खरीद लिया उसने। 10 में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो वो एफडीआई सर है। हाँ? एफपीआई तो, हाँ, निवेश मतलब कि यही ना कि हमारी एफपीआई जो है अदर अदर कंट्री की कंपनी है। आवाज़। तो वो हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ हेलो यही हेलो ना हेलो। एफपीआई। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ वही सारी है। हाँ, एफपीआई वही है कि जस्ट लाइक कि यहाँ मैं हूँ और मैं किसी अदर कंट्री की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, हम्म, तो उस कंपनी के और शेयर और बॉन्ड हम लोग खरीद लेते हैं, तो हम्म। उसे कि हम उसको लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी एफपीआई में ही आता है। किसमें, एफडीआई में या एफपीआई में? एफपीआई हाँ, कुछ भी उसके लोन खरीद लो उस। एफपीआई हाँ, उसके एफपीआई शेयर खरीद लो, उसको लोन दे दो। ये ना एफबीआई में, हाँ। अब डे करोगे ना तो लिमिट होती है, अभी आप इतने टाइम तक पैसे निकाल नहीं सकते, एक बार डाल दिए तो। एफबीआई में कोई लिमिट नहीं है, आज पैसे डालो कल निकालो, कोई भी दिक्कत नहीं आपको। ठीक है। पर एफबीआई में, एफपीआई में क्या है कि 10% तक, अभी क्या बता रहे थे आप? एफबीआई में सिर्फ 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी को में, 10% से ऊपर नहीं कर सकते आप। सर एफडीआई में हम लोग कितने परसेंट तक कर सकते हैं? अनलिमिटेड या? हाँ, एफडीआई में कितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर दो कंपनी में, चाहे कंपनी खरीद लो आप। पर किसी देश में अगर किसी कंपनी में एफडीआई कर दी ना, तो उससे पैसे निकाल नहीं सकते आप। आसानी से निकालना बहुत हार्ड है। एफडीआई में आज जमा कराओ कल निकालो पैसे, चाहे आपको लगा भी आज शेयर कल महंगा हो गया, शेयर प्रॉफिट हो गया तो निकालो पैसे। ठीक है। अभी देखो इसमें क्या दिखा है, सेलिंग बाय एफडीआई इन जैसे इंडिया। एग्जांपल बताना, एफडीआई के एग्जांपल बता दो एफडीआई, यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करके आप निकाल नहीं सकते। देखो, बाइजू कंपनी में चाइना ने एफडीआई ला रखी है, बाइजू कंपनी है, पता होगा आपको स्टडी की। या पेटीएम ले लो, हाँ। पेटीएम में 37% चाइना की इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है चाइना की 37%। चाइना ने इन्वेस्ट कर रखा है अपना, 37% शेयर चाइना का है एफ पेटीएम के अंदर। ठीक है। और एफ पे क्या होता है, जैसे अब आपकी कंपनी है कोई, आपने शेयर उसी किए उस कंपनी के, तो अमेरिका में एक बंदा बैठा आपके शेयर खरीद लेगा, 10% तक के शेयर खरीद सकता है सिर्फ वो। 100 रुपये के हम शेयर उसे किए, वो 10 रुपये तक के शेयर खरीद सकता है आपसे। ठीक है। वो एफ पे ही है, और वो कल उसका मन करेगा तो बेच देगा आपके शेयर, एक दिन के, 2 दिन के।
पर अगर उसी अमेरिका में बैठे बंदे ने 11% 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी तो कल नहीं बेच सकता शेयर, तो उसको साल 2 साल लगेंगे, उसको बेचने में टाइम लगेगा। 10% इन्वेस्टमेंट है तो आराम से बेच देगा वो। अभी क्या है, भारत के दुनिया भर के लोगों ने भारतीय मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा, भारतीय कंपनियों में। अब पे ला रखा, 10-10% रुपए डाल रखे हैं। अब क्या हुआ, अमेरिका में ना फेड टेपरिंग हो रही है। फेड टेपरिंग क्या होती है, अमेरिका में रेपो रेट बढ़ रही है तो लोन महंगे हो रहे हैं, तो लोग यहाँ से पैसा निकाल के अमेरिका में लोगों को ब्याज पैसा दे रहे हैं, तो इसलिए बाहर से पैसा निकल रहा है। आया समझ? हाँ अब पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कल है ना, ये याद कर ही लेना, ये दिल्ली का दिल्ली भूल रहे हो आप। 10% इसमें उसमें ये है। सोने पे टैक्स बढ़ा दिया, फिर भी सोना लोग खरीदना नहीं छोड़ रहे। यहाँ से टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग कम खरीदेंगे, फिर और लेने लगे सोने। वो इसलिए ले रहे होंगे ना कि कहीं और इससे ज्यादा ना बढ़ जाए, तो अभी ये भी तो है, और रेट तो बढ़ने बना थोड़ा ज्यादा। और रेट कम भी हो जाएगा। ये ना दिवाली के पास रेट बहुत कम हो जाएगा सोने का, तो दिवाली के पास कम करना पड़ता है सरकार को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर अच्छा है, इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने के लिए चीज़ें बहुत अच्छी आती है इसमें। तो पहले कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, पहले एक नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, फिर ये पढ़ना शुरू कर दो, ये भी अच्छा न्यूज़पेपर है। ओएनडीसी कैन बिकम नेक्स्ट यूपी वैष्णव, ओएनडीसी की बात आ रही है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं? एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। कंपनियां भी दो तरह की होती है ना, फॉर्मल कंपनियां और इनफॉर्मल कंपनियां। तो इनफॉर्मल कंपनियां कौन सी होती है? मेरे को पता, सबको पता है, सारों को कौन सी होती है, एक एक करके बताओ सारे। हेलो, ऐसी कौन सी होती है फॉर्मल कंपनियां? अजीत कौन सी होती है? इनफॉर्मल का ज्योति सोनल, बताओ फॉर्मल इनफॉर्मल कंपनी कौन सी होती है? हेलो, फॉर्मल कंपनियां वो होती है जिसमें कोई, जैसे ब्लू कलर व्हाइट कलर जॉब होती है ना, व्हाइट कलर जॉब क्या होती है, बैठ के सिटिंग जॉब है सिस्टम पे, पीएफ कट रहा है अकाउंट से, अकाउंट में सैलरी है, उसको बोलते हैं फॉर्मल जॉब। इनफॉर्मल होती है लेबर की जॉब, उसको बोलते हैं ब्लू कलर जॉब। हाँ हाँ जॉब दो तरह हाँ की हाँ 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 होती है। बताया था आपने। व्हाइट कलर जॉब और ब्लू कलर जॉब। व्हाइट कलर हाँ, जॉब वही है जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में एमएनसी में जॉब करते हैं, हमारा पीएफ पीएसआई डिडक्ट हो रहा है, तो व्हाइट कलर जॉब में आएगा। फॉर्मल जॉब में इनफॉर्मल लेबर क्लास हो गई है, जो दिहाड़ी पे जो होती है लेबर, उसको वो बोलते हैं ब्लू कलर जॉब। ब्लू कलर में आती है, वो हाँ हाँ, ब्लू कलर जॉब, और वो इनफॉर्मल जॉब होती है ये जो जिनका अपने कुछ आप। डिडक्शन नहीं होगा। फॉर्मल है, इनफॉर्मल मतलब वो क्लास है ना, उनकी दिहाड़ी पे होता है, तो मतलब डेली वो चेंज भी होते रहते हैं। आज हम्म। यहाँ पे काम कर रहे हैं, कल वहाँ पे कर रहे हैं। ये कहीं मतलब वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो एक साल तक एक जगह पे काम कर रहे हैं। कुछ उनको कंपनी की साइड से कुछ प्रॉफिट वगैरह रिसीव हो रहा है। तो ये दो बिल्कुल। कैटेगरी हैं, व्हाइट क्लास और ब्लू क्लास। हम्म। अब इसके मैं एक बात बताता हूँ, भारत सरकार ने भी बजट में एक पोर्टल यूज, एक स्कीम बनाई है ब्लू कलर जॉब के लिए। उस स्कीम का क्या नाम है? भारत सरकार ने बजट के अंदर इनफॉर्मल जॉब के लिए एक पोर्टल बनाया कि उनका पीएफ कटेगा, उनको भी हम पीएफ देंगे। तो वो क्या स्कीम है, स्कीम का नाम क्या है? नहीं एक पता। करके बता दो। उसका नाम है ई श्रम। ई श्रम योजना है जो हाँ भारत ई सरकार श्रम ने, ई श्रम ई श्रम। याद आ गया?
हाँ, ये जो ई श्रम कार्ड बने हैं सबके, राइट राइट ये, राइट। हाँ हाँ, ये हाँ जॉब करेंगे हाँ तो उनका हाँ पीएफ भी कटेगा। ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो हाँ, आप। तो मंथली अमाउंट कितनी होगी उसमें? क्रिप्टो तो सस्ती होगी, किसी को खरीदना है तो क्रिप्टो में शेयर इन्वेस्टमेंट कर लो, बिल्कुल ही सस्ती होगी ये। अब बना मैंने आपको तो बताया ना, ये नोट्स जिसने बनाया नोट्स की फोटो भेजना ताकि पता लग जाए कुछ पेंडिंग तो नहीं रह सर गया आपका। मैंने तो ली नहीं क्लास। तो बताओ अजीत। लगेगी, मेरी लगेगी। हेलो सर प्रियंका, क्यों नहीं मैंने ली तो ली क्लास? नहीं क्लास, क्यों नहीं ली? मैं तो लेट, मेरे को लगेगी। क्योंकि मैं कल लेट सोई पूरा थी, काम तो लेट क्यों सोए पेटीएम थे? नंबर भेज दो। हमारी क्योंकि में मैं वो पढ़ नहीं, रही हमारी थी। हेडक नहीं है, प्रियंका पता है क्या है, वो हमें नहीं पता। ये हम आप है ना कल वाले और आज वाले पेमेंट भेज दो, ठीक है? और ये चीज गलत है, कल मैं 5:03 पे आ गई थी। तो आज वाली भेज अभी दो कल। रिवीजन होगा। अजीत ने रिकॉर्ड किया है ना। अजीत एक तो ना रिकॉर्डिंग नहीं बंद मैं, कर दो, कल से ना रिकॉर्ड मत करना, डायरेक्ट ही करने दो, क्यों? हाँ ठीक है? अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी आप बंद हो जाएगी तो पढ़ूंगी कहाँ से? जल्दी उठ के पढ़ना, जल्दी उठना, तब उठ के पढ़ना। आप दोनों कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो अजीत, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, रुक जाओ। तो प्रियंका ये ना पेमेंट भेज देना, आज हमारी कितने बंदे? क्लास 6 बंदे होगी आज, वैसे। 6 बंदे आज, 6,000 रुपये भेज देना, सब 1,000 रुपये सबको आज। हाँ, 6,000 मेरी डे की देखो, सैलरी भी नहीं है, ठीक है? अजीत से ही लूंगी, बहुत देखो ज्यादा देखो बस। कमाता है, अकाउंटेंट प्लस एचआर है। अजीत कल रात को अपनी बात हुई थी, मैं अजीत आपसे ले लूंगा 6,000 रुपये का, इसने नहीं दिए तो ठीक है? हाँ, हैं? अजीत से मेरी बात होगी, अजीत मेरे को 6,000 रुपये आप भेज देना, ठीक है? इससे ना आए तो 1,000 रुपये सबको भेज देना। छह ऐसी हजार बात में नहीं से 3 जीरो हटा के दे दूंगी। 6,000 में से 3 जीरो हटा के सबको दे दूंगी। 3 लगा के दे दो, 6 लाख दे दो। जीरो जीरो क्यों? जीरो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो हटा के दूंगी। वो तो मेरी अजीत से कम्युनिकेशन हुई थी कल रात को, तो मैंने अजीत को, हमारी बात हो गई थी, तो अजीत कहता भी उसने नहीं दी, मैं दे दूंगा पैसे, अजीत दे दियो आज पैसे, ठीक है? अच्छा, मतलब ये तो कल से आएगी भी नहीं ऐसे, ज्वाइन नहीं करेगी, बात हाँ, तो देखी मुझे। 4 बजे उठ के बैठ जाऊंगी कल मैं। हाँ, देखिए। देखते हैं 4 बजे कल आपको। अभी ना ये आपने कुछ लिखा अभी प्रियंका, आज अभी आगे 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 कुछ लिखा आपने, अब पे ये बड़ा? मैंने क्या लिखा है? मैंने जब क्लास अटेंड किया, आप न्यूज़पेपर पढ़ा रहे थे। तब से लिखना शुरू किया था कुछ? नहीं वो, हाँ लिखा ना मैंने, तो जो अजीत, पॉइंट्स बताए। अजीत, प्रियंका, आयुषी, अभी सोनल, अजीत, आपने जितना लिखा है ना मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या स्काइप पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी, ठीक है? पता लग जाए भी क्या क्या लिखा है, क्या कमी है क्या नहीं है। अरे कुछ ऐसे पढ़ाई का स्पेक्ट्रम का लिखा हो तो बताएं भी। न्यूज़पेपर में जो लिखा वो भी लिख के देना पड़ेगा अब, माइंड में सेट। माइंड में सेट हो गया तो माइंड को बाहर निकाल के भेज, फोटो भेज देना, तो जहाँ पे भी आपने लिखा है वो भेज देना, ठीक है? सोर्स आपके क्या था? और जित ये ना जो मैंने कराया था, ये आप सब लोग ना स्पेक्ट्रम से जरूर देख लेना, थोड़ा थोड़ा ये चीज मैं बताई, ये वो स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है, ठीक है? पढ़ना कितना है वो मैंने ये आपको बता आपने दिया, पहला पीडीएफ चैप्टर। भेजी थी स्पेक्ट्रम की? हाँ, हाँ, उसे आप तो पढ़ना भेजने कितना है वो वाले थे, मेरे, कहाँ भेजा है? अजीत कब भेजी थी मैं बताना पीडीएफ? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए मेरे को भेजे को। तो आपने टेलीग्राम पे हाँ, भेजी होगी। हाँ, तो टेलीग्राम में ओपन ही नहीं करती हूँ। तो करना पड़ेगा बेटा, पढ़ने वालों के लिए तो आपको टेलीग्राम में टाइप चलेगा। करनी थी ना। अच्छा, तो आपको आज याद आई है ये बात? हाँ, अजीत इनको कर याद देना, है याद। भेजना, अजीत व्हाट्सअप कर देगा अभी आपको, ठीक है? नहीं, अब मैं खुद टेलीग्राम ओपन कर लूँ। हम्म। तो प्लीज़ ये ना बुक अपने नोट्स भेज देना, और ये पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया वही है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, आगे से आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे बुक्स के नाम, सोर्स ऑफ हिस्ट्री आगे आती रहेगी। सेकंड चैप्टर थोड़ा सा आपको पता लगा अभी क्वेश्चन कैसे लिखने हैं अजीत,
और पूछा था ना कौन से क्वेश्चन आएगी, नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे लिखना आपको। अपने के बात बताओ, 2 सेकंड क्लास घंटे अजय की क्या? अजय की सेकंड क्लास होगी जो आज पढ़ाया है, जो आज पढ़ाया है, हाँ जैसे सेकंड क्लास होगी इसकी। हाँ, इसकी 3 साल के बाद होगी सेकंड क्लास। तो कल है ना फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर करेंगे हिस्ट्री के, ऐसे ऐसे करके 17 दिनों में ही लगभग पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। अगले स्पेक्ट्रम से जरूर रिवाइज कर लेना इसको, स्पेक्ट्रम में जरूर देख लेना इसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अजीत मुझे पढ़ा देना। अजीत आज के 6,000 रुपये और कल जो आने वाला कल है उसके 6,000 रुपये और भेज देना, क्योंकि ये कल फिर लेट आएगी। मैं कल 5 पौने 5 बजे ऑनलाइन आ जाऊंगी, स्काइप पे कॉल कर दूंगी सबको 4:45 बजे। नंबर अरे भैया आज का तो पढ़ा दो मुझे। आईबीपीएस वाले फॉर्म भर दिए क्या किसी ने, आईबीपीएस वाले बैंकिंग वाले को? अभी नहीं, अभी नहीं किए। अच्छा, फीस भी शायद उसकी ज़्यादा ही दिख रही है, ज़्यादा है फीस उसकी। 800 850 हो गई, अच्छा 700। मुझे तो फीस है उसकी। चलो ठीक है, मेरे को ना अपने नोट्स भेज देना, स्काइप पे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना। स्काइप पे भेजोगे तो सारे देख लेंगे, उस नोट से और पढ़ लेंगे। अगर व्हाट्सएप करो तो पर्सनल इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अगर हेल्प करना चाहते हो तो स्काइप पे भेज देना, सारे एक दूसरे के नोट्स देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर, ओके।